अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 230। अली उस खुफिया पनागा में जरीना और सलमान राजी के साथ था। उसके 5 बॉडीगार्ड्स बारी बारी ड्यूटी पर रहते थे। उन्हें और एक बावर्ची को अंदर आने की इजाज़त थी। बाकी 9 वफादार पनाहगाह के बाहर मुसल्ला रहकर पहरा देते। जरीना को यकीन था वली के इस कदर करीब रहकर उसे अपनी तरफ माइल कर लेगी। बाकी माइल करने में जो कसर रह जाएगी वो बाप सेहतयाब होने के बाद पूरी कर लेगा। मगर अली पत्थर था। पत्थर पर एक हसीन और पुरशबाब औरत आकर बैठ जाए या लेट जाए तो वो पिघलता नहीं, वो पत्थर ही रहता है। जरीना उस पत्थर से टकराकर मर सकती थी, लेकिन मोहब्बत नामी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकती थी। पारस अपने वफादारों के साथ यास्मीना और खानम को लेकर दूसरी पनागा में आ गया। खानम को एक कमरे में बंद रखा गया। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि दोनों भाई जजीरे से वापस नहीं जाएंगे। कैदियों को रिहाई दिलाकर मुसल्ला करने का मतलब यही समझ में आ रहा था कि वो जजीरे पर रफ्ता रफ्ता छा रही हैं। पारस ने साफ तौर पर कह दिया था, तुम्हारी इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो चुका है। सलमान राजी के हाथों पर प्लास्टर चढ़ाया जा चुका है। दूसरे दिन राजी अपने तमाम अफसरों और वफादारों को पनाहगाह के सामने हाजिर होने का हुक्म देगा। उनके सामने अपनी शिकस्त का एतराफ़ करेगा और इक़्तिदार हमें मुंतकिल करने का फैसला सुनाकर गोशा नशीन हो जाएगा। खानम ने कहा, तुम हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक ज़रूर हो, मगर इक़्तिदार हासिल करने का ख्वाब न देखो। इस मामले में अभी बचे हो। तुम दोनों भाइयों को और तुम्हारे बाप को मौजूदा कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। यह आर्जी कामयाबी है। राजी के इक़्तिदार का सूरज कभी गरूब नहीं हो सकता। हमारे इक़्तिदार बहाल कराने के लिए एक ताकतवर मुल्क की फ़ौज बहुत जल्द इस जजीरे में उतरने वाली है। वो उस ताकतवर मुल्क का नाम नहीं ले रही थी, मगर हम जानते थे वो आइंदा सुपर मास्टर के हमलों और सियासी साजिशों से बचने के लिए मास्कमैन से इमदाद हासिल कर रहे हैं। जजीरे में एक बड़ी फ़ौज के उतरने से पहले मैं मास्कमैन को वार्निंग दे सकता था कि वो मेरे बेटों के खिलाफ कोई ऐसा कदम ना उठाए, लेकिन वो मेरी मुखालफत से बचने के लिए साफ झूठ बोल देता कि सलमान राजी से उसका कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो किसी तरह भी उसकी मदद कर रहा है। सियासी चालें कुछ ऐसी ही होती हैं। सुपर पावर कहलाने वाले शाज़ो नादिर ही अपनी फ़ौज किसी दूसरे मुल्क में भेजते हैं। वह खुद को गैर जानबदार साबित करने के लिए अपने ज़ेर असर रहने वाले छोटे ममालिक के फ़ौजी जवानों को भेजते हैं। मास्कमैन मेरी ख्याल ख्वानी से महफूज रहने के लिए ऐसी ही चाल चलने वाला था। मैंने आर्मर और डैनी दानियाल से कहा, मैं दूसरे अहम मामलात में मसरूफ़ हूँ। अपने चंद नए वफादारों के नाम और पते बता रहा हूँ। इन वफादारों के फैमिली मेंबर मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। तुम दोनों इनके बीवी बच्चों तक पहुँचो, इनकी खैरियत मालूम करो और हर फैमिली को $5000 अदा करो। मैंने उन्हें 2 खानदानों के पते नहीं बताए, क्योंकि उन 2 वफादारों का खानदान इस्तांबुल में था। मैं बराह रास्त उनसे मुलाकात कर सकता था। फ़िलहाल मैं ट्रांसफार्मर मशीन और नक्शों के सिलसिले में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। जब तक मेरे बेटे जजीरे में कदम जमाने और अपने लिए हिफाजती इंतजामात करने में मसरूफ़ हैं, तब तक मैं अपने कुछ दिलचस्प वाक़यात पेश कर रहा हूँ। मैंने थैल्मा की नींद उड़ा दी थी। वो दीवानी होकर कभी बिस्तर के इधर आ रही थी, कभी उधर जा रही थी। जहाँ उसे सोना चाहिए था वहाँ नोटों की बेशुमार गड्डियाँ जाग रही थीं। नोट इतने थे कि बिस्तर की चादर कहीं से नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ $100 के नोट ही नोट नज़र आ रहे थे। उसने ज़िंदगी में कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। वह एक एक गड्डी उठाकर कभी सीने से लगा रही थी, कभी आंखों से लगा रही थी, कभी चूम रही थी। यकीन कर रही थी कि यह बेशुमार दौलत ख्वाब में नहीं हकीकत में मिली है। मैंने कहा, देर ना करो, कोई भी आ सकता है, इन्हें अलमारी में छुपा दो। उसने मुझे चौंक कर देखा। वह खुशी में भूल गई थी कि दौलत आती है तो इसके लुट जाने का धड़का शुरू हो जाता है। उसने जल्दी से अलमारी खोली और इसका एक बड़ा सा खाना खाली किया। फिर नोटों की गड्डियों को सलीके से एक पर एक रखते हुए पूछा, क्या मैं सुबह इन्हें बैंक में जमा करा दूं? कल तुम्हारा मुशीर आएगा, वही इस सिलसिले में माकूल मशवरे देगा। फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। थैल्मा ने बेजार होकर कहा, पता नहीं कौन औरत है, फरहाद अली तैमूर को पूछ रही है। भला मेरे घर में कोई फरहाद कहाँ से आएगा? मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, रात के 3 बज रहे हैं, किसी की नींद खराब करने से पहले घड़ी देख लेना चाहिए। जूली ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं खूब जानती हूँ मेरी नींद उड़ाने वाले को मेरी बदवा लगी है। ऐ संग दिल, तू भी करवटें बदल रहा है। तुम रॉन्ग नंबर पर बोल रही हो। मैं रिसीवर रखती हूँ, तुम दिमाग के सही नंबर पर आ जाओ। ये दिमाग का सही नंबर क्या होता है? क्या तुम नींद में बोल रही हो? प्लीज़ मुझे सोने दो, बड़ी मेहरबानी होगी। रिसीवर रखने से पहले ये यकीन कर लेना कि जब तक मुझसे छुपना चाहोगे मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। बड़ी आरजुओं, बड़ी दुआओं और बड़े इंतज़ार के बाद मिले हो। मैंने रिसीवर रख दिया। थैल्मा तमाम गड्डियाँ रखने के बाद अलमारी बंद कर रही थी। उसने पूछा, आखिर ये कौन है, बार बार फ़ोन पर परेशान कर रही है? मैंने रिसीवर हटा कर रख दिया है, तुम आराम से सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मैं कमरे से बाहर आया। उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले।
दौलत खुद ही मोहतात बना देती है। मैं बंगले के बैरूनी दरवाजे के पास आया। वो अंदर से बंद था। मैंने अंदर का लॉक खोल दिया। अब कोई भी बाहर से दरवाज़ा खोलकर आ सकता था। मैं अपनी ख्वाबगाह में आकर लेट गया। आज थलमा नींद की गोलियां खा लेती, तब भी उसे नींद न आती। उसमें एक दौलतमंद की बेचैनी, फिक्र और परेशानी पैदा हो गई थी। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दूसरी सुबह 9 बजे तक के लिए सुला दिया। कोई आधे घंटे बाद बंगले का बैरूनी दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। जूली दबे कदमों अंदर आई। उसने चैलेंज किया था कि वो मुझे सोने नहीं देगी, लिहाजा मेरी नींद उड़ाने आ गई थी। मैंने तमाम बंगले की रोशनियां बुझा दी थी। वो पेंसिल टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रही थी। मैं नहीं चाहता था वो भटकती हुई थलमा के दरवाजे पर जाए, इसलिए मैं उसके दिमाग की रहनुमाई अपनी ख्वाबगाह की तरफ कर रहा था। वो मेरे दरवाजे तक आई, फिर ठिठक गई। उसे अपने पीछे आहट सी सुनाई दी थी। उसने पलट कर देखा। ड्राइंग रूम में एक टॉर्च की रोशनी झलक रही थी। वो चुपचाप उधर गई। उसे 3 साए नजर आए। एक के हाथ में टॉर्च थी। वो तीनों ड्राइंग रूम से गुजरते हुए आ रहे थे। जूली ने आहिस्ते से चुभती हुई आवाज में कहा, टॉर्च की रोशनी मेरी तरफ ना करना वरना गोली चला दूंगी। चंद लम्हों तक खामोश रही। टॉर्च बुझ गई थी। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? टॉम मूरस की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, यही सवाल मैं करूंगा, तुम कौन हो? मैं इस घर की मालिक हूं। झूठ कह रही हो। मैं 25 बरस से थेल्मा की आवाज अंधेरे में पहचानता आ रहा हूं। आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। तुम चोरी की नियत से आई हो तो चली जाओ, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इतनी देर में मालूम कर लिया, टॉम मूरस अपने 2 खतरनाक गुंडों के साथ आया था। गुंडों का दावा था कि वो कई कत्ल कर चुके हैं। टॉम थेल्मा को कत्ल कराने के बाद मुझे इस वारदात में फंसाने आया था। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूमात हासिल कर रहा था। अचानक उनमें से एक ने गोली चलाई। जूली के हलक से चीख निकली। टॉम मुझे किसी के भी कत्ल के इल्जाम में फांसना चाहता था। उसके सामने थेल्मा नहीं, जूली आई। उसके गुंडे ने जूली को ही गोली मार दी, फिर वहां से भागने लगे। बंगले के हाथे के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी में आकर बैठ गए। उसे स्टार्ट किया, फिर उसे ड्राइव करते हुए जाने लगे। मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं था, मगर फिलहाल छोड़ दिया, क्योंकि जूली को संभालना जरूरी था। मैंने मेन स्विच को ऑफ किया। पूरे बंगले के अंदर और बाहर रोशनी हो गई। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए से जहां गिरते हुए देखा था, तेजी से वहां पहुंचा, मगर वो वहां नहीं थी। मैं फिर उसके दिमाग में पहुंचा। वो हाथ में पिस्तौल लिए उनके पीछे दौड़ती हुई गई थी। बड़ी जीदार थी। गोली लगने के बावजूद उनका ताकुब कर रही थी, मगर रफ्तार सुस्त थी, इसलिए वो तीनों फरार हो गई। वो भी अपनी कार में आई थी। उनका ताकुब कर सकती थी, लेकिन मुझसे मिलने की शदीद ख्वाहिश उसे यहां लाई थी। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मैं उसके करीब पहुंच गया। वो एक दीवार से टेक लगाए अपने जख्म को देख रही थी। गोली दाएं पसलियों के करीब जरा सा गोश्त और खाल को घेरती हुई गुजर गई थी। ब्लाउज का वो हिस्सा खून से तर हो गया था। मैंने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, आखिर मुझसे मिलने चली आई। वो मुस्कुराकर बोली, जान चली जाती तो तुम्हें मेरी चाहत का अंदाजा होता। सिर्फ अंदाजा नहीं, यकीन हो गया है। आओ, मैं मरहम पट्टी करूंगा। मैंने उसे सहारा दिया। वो अपनी आवाज में जानबूझकर कमजोरी पैदा करते हुए बोली, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकूंगी। मैं जानता हूं तुम इस हालत में भी दुश्मनों के पीछे दौड़कर जा सकती हो। उन तीनों को बेमौत मार सकती थी, मगर जिसकी खातिर जख्म खा चुकी है वो तुम्हें आराम से ले जाएगा। मैंने उसे दोनों बाजू में उठा लिया। उसके दिल की धड़कनें मेरे सीने पर बजने लगी। उसके मुंह से आह निकली। मैं समझा जख्म से टीस उठी है। उसने कहा, हाय, क्यामत का इंतजार खत्म हुआ। आज मैं तुम्हारे बाजू में मर जाऊंगी। मैं उसे मरहम पट्टी के लिए उठाकर ख्वाबगाह में ले जा रहा था। उसके बदन की जरखेजी अपना तारुफ पेश कर रही थी। टॉम मूरस दुश्मनी करने आया था, मगर उसकी नर्मो गरम दोस्ताना कुर्बत देकर चला गया। वो कुछ नहीं बोल रही थी, मगर बदन की शादाबी से निकलने वाली आंच पूछ रही थी, कहाँ बच के जाओगे? मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया। जब वापिस आया तो दिल की धड़कनें वहशतनाक हो गईं। दुश्मन की गोली ने अजीब तमाशा दिखाया। जख्म ऐसी जगाया कि पट्टी बांधने के लिए ब्लाउज को अलग करना जरूरी था। मुझे याद नहीं है कि मैंने कैसे लहू साफ किया, किस तरह मरहम लगाया और कैसे हांफते कांपते पट्टी बांधी। कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घड़ी देखी। 4:20 हुए थे। वो बोली, क्या तुम ख्याल ख्वानी के जरिए आने वालों को लौटा नहीं सकते? जब तक मैं किसी आने वाले की आवाज़ नहीं सुनूंगा, उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकूंगा। मैं यहां तक पहुंचने के बाद तुम्हें और कहीं पहुंचने नहीं दूंगी। जरा समझने की कोशिश करो, यूं बेवक्त कौन आ सकता है? कोई रिश्तेदार या बेतकल्लुफ दोस्त, या फिर कोई दुश्मन ही होगा। उसकी बात सुनते ही मैंने टॉम मूरस के दिमाग में छलांग लगाई। कमबख्त वो ही था। पुलिस वालों को साथ लाया था ताकि जिसे गोली मारी गई है मैं उसकी लाश कहीं छुपा ना दूं। मैंने कहा, जूली, मैं जिस्मानी तौर पर तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन थोड़ी देर तक दिमागी तौर पर गायब रहूंगा। मैंने टॉम के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो बेख्तियार कहका लगाने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर दूसरी बार कॉल बेल का बटन दबाने जा रहा था। उसने ताज्जुब से पूछा, क्यों हंस रहे हो? क्या पागल हो गए हो?
टॉम उछलकर पीछे गया, फिर जेब से रिवॉल्वर निकाल कर बोला, पागल होगा तुम्हारा बाप, किस गधे ने तुम्हें इंस्पेक्टर बनाया है? मैं सुबह 4 बजे कत्ल की रिपोर्ट देने आया और तुम अपने सिपाहियों के साथ दौड़े चले आए। अरे कत्ल इस बंगले में नहीं हुआ है। मेरे आगे आगे अहाते से बाहर चलो, मैं अभी बताता हूँ कत्ल कैसे होना है और कहाँ होना चाहिए। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ अपने हॉलिस्टर की तरफ ले जा रहा था। टॉम ने ललकार कर कहा, खबरदार, जरा भी चालाकी दिखाओगे तो गोली मार दूंगा, फौरन यहां से चलो। वो अपने सिपाहियों के साथ हाथ उठाकर हमारे अहाते से बाहर गया। टॉम उन्हें इसी हालत में जरा दूर मेन रोड पर ले आया। फिर उसने कहा, कत्ल यहां होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। मैंने उसके जरिए एक सिपाही की टांग पर गोली मारी। फिर वो उछल उछल कर कहके लगाने लगा। इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, अपना रिवॉल्वर फेंक दो वरना। टॉम ने पलटकर उसके बाएं बाजू में गोली मारी। वो लड़खड़ा कर पीछे गया। अपनी सलामती के लिए मुजरिम पर गोली चलाना लाजमी हो गया था। मैंने इंस्पेक्टर के दिमाग में पहुंचकर टॉम को गोली मार दी, हमेशा के लिए उसका किस्सा तमाम कर दिया। जूली ने मुझे मुस्कुराते देखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, अब कोई मुदाखलत नहीं करेगा। वो खुश हो गई। उसने ये नहीं पूछा कि कौन आया था और इससे पहले आने वाले ने उसे गोली क्यों मारी थी। उसे कुछ पूछने की फुर्सत नहीं थी। वह ज्यादा से ज्यादा मुसरतें समेटने में मसरूफ हो गई थी। दिन निकल आया था। सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने कहा, पिछली रात तुम्हें अगवा किया गया था। मैंने तुम्हें बखैरियत तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दिया। क्या अब तुम्हारा भाई परेशान नहीं होगा? क्या वो तुम्हें तलाश नहीं करेगा? मैं अपने बेडरूम में एक पर्ची छोड़ाई हूं, वो उसे पढ़कर मुतमईन हो जाएगा। मैंने थेल्मा के दिमाग को सुबह 9 बजे तक सोने की हदायत दी हैं। तुम कहो तो मैं उसकी नींद का वक्त बढ़ा दूंगा। नहीं, बेचारी को वक्त पर जागने दो, अब मैं जाऊंगी। वो जाने से पहले अपनी मोहब्बत में दीवानगी का सबूत देती रही। वो जाना नहीं चाहती थी मगर जाना जरूरी था। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बेकरारी है? ये हमारी पहली मुलाकात है, आखिरी तो नहीं है। मुझे तो यूं लगता है जैसे हर खुशी आखिरी खुशी होती है, विसाल का हर लम्हा आखिरी होता है। उस वक्त ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं हुस्न शबाब की रंगीनियों में ज्यादा गहरी बातें समझना भी नहीं चाहता था। पता नहीं वो कोई गैर मामूली हसीना थी जो मुझे अपनी ज़ात में गुम कर रही थी, या एक तवील मुद्दत के बाद तौबा तोड़ने की वजह से उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा था। उसने सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मुझे सारी दुनिया से छुड़ा दिया था। मेरे कानों में सिर्फ उसकी रस भरी आवाज़ थी। मेरी निगाहों के सामने सिर्फ उसी का जलवा रहा। जब वो रुखसत होने लगी तो मुझे जैसे होश आया। मैंने इतराफ़ किया, तुम बहुत ज़बरदस्त फनकार हो। तुमने अपनी दिल फरेब अदाओं में मुझे गुम कर रखा था। मैं तुम्हें भुला नहीं सकूंगा। आज रात तुम जहां भी रहोगी, मैं ख्याल ख्वानी की हथेली पर तुम्हें बिठा कर ले आऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से रुखसत हो गई। मैंने बंगले के बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद किया। तमाम बत्तियां अभी तक ऑन थी, मैंने ऑफ कर दी। थैल्मा के दिमाग में पहुंचकर देखा वो गहरी नींद में थी। कोई 40 मिनट के बाद बेदार होने वाली थी। मैंने उसके दिमाग को हदायत दी कि वो बेदार होने के बाद मेरी नींद में मुदाखलत न करे। मैं खुद ही अपने वक्त पर बेदार हो जाऊंगा। मैंने दोनों बेटों की खबर ली। उनके साथ आधे घंटे तक मसरूफ रहा। फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर नींद पूरी करना चाहता था कि ऐसे ही वक्त फ़ोन की घंटी चीखने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। जूली ने एक सर्द आ भरते हुए कहा, मैंने कहा था ना, विसाल का हर लम्हा आखिरी लम्हा होता है। मैं वो आखिरी लम्हा गुजार रही हूँ। तुम आइंदा मुझे कभी नहीं देख सकोगे। ये क्या कह रही हो? मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे तुम समझ नहीं पाओगे। रिसीवर रखो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। वह अचानक पुरस्कार बन रही थी। मैं कई बार उसके दिमाग में पहुंच चुका था। अब कोई नई बात कैसे हो सकती थी? मैंने आजमाइश के तौर पर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में जगह मिल गई। उसने दावा किया था मैं उसके अंदर नहीं आ सकूंगा। इसलिए मैं खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ने लगा कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा था। वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी और मेरे मुतालिक सोच रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे दुश्मनों के नेरगे से निकाल लाने वाला फरहाद अली तैमूर ही है। कल रात मुझे मौका नहीं मिल सका। मैं अभी नाश्ता करके उससे मिलने ज़रूर जाऊंगी। मैं शदीद हैरानी से उसकी सोच पढ़ रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मेरे पास नहीं थी। यानी उसने जिस्मानी तौर पर एक लम्हे के लिए भी मुझसे मुलाकात नहीं की थी। टेलीफोन का रिसीवर मेरे कान से लगा हुआ था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, अच्छा तो तुमने ख्याल ख्वानी की और जूली के दिमाग में पहुंच गई। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। मैं फिर पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? मैं एक बदनसीब लड़की हूं। मेरी उम्र सिर्फ 6 घंटे की थी, जिसमें से 4 घंटे तुम्हारे साथ गुजारे। अब मेरी चंद सांसें रह गई हैं। मेरे आसपास मेरी जान के दुश्मन मौजूद हैं। एक रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ है। मैं जा रही हूं मेरे महबूब। ये क्या कह रही हो? अचानक मौमा क्यों बन गई हो? अगर ये दुरुस्त है कि तुम्हारे आसपास दुश्मन मौजूद है तो मुझे दिमाग में आने दो। जूली के लहजे में ना बोलो। अपनी असली आवाज़ सुनाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मुझे अफसोस है फरहाद, मैंने तुम्हारे साथ तन्हाई में मुसरत भरे लम्हात गुजारने के लिए अपनी जान का सौदा किया था। ये एक लंबी कहानी है जो चंद सातों में बयान नहीं की जा सकती।
मुझे मुआफ़ करना मेरे महबूब, मैं जा रही। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ठाएं से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही उस पुरस्रार हसीना की आखिरी चीख रिसीवर से उभरी। मैंने चीख कर कहा, नादान ना बनो, अगर जख्मी हुई हो तो अब भी अपनी असल आवाज़ सुना दो। मैं तुम्हारी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, बोलो तुम कौन हो। अचानक राब्ता खत्म हो गया। दूसरी तरफ से यकीनन वहां टेलीफोन का तार अलग किया गया होगा। मैं थोड़ी देर तक इसी तरह रिसीवर थामे गुमसुम सोचता रहा, ये सब क्या हो रहा है। वो कौन थी जो चंद घंटों के लिए मेरे पास आई, फिर खुद को दुश्मनों के हवाले कर दिया। मैं उसके मुतल्लिक जितना सोचता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। फिर मैं एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। वो कह रही थी उसने मेरी चाहत में, मेरे साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए जिंदगी का सौदा किसी से किया था। वो ये भी कह रही थी कि आखिरी वक्त उसके पास कई दुश्मन थे। इसका मतलब ये था कि वो मेरे दुश्मन थे। उन्होंने इस हसीना के जरिए ये तस्दीक की थी कि मैं ही फरहाद अली तैमूर हूँ। तस्दीक करने के बाद वो मुझे घेरने वाले थे या अब तक घेर चुके थे। पता नहीं क्यों अब तक खामोश थे। ना मुझ पर हमला कर रहे थे, ना मुझे चैलेंज कर रहे थे। क्या वो मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। मैं ख्वाबगाह से बाहर आया। ड्राइंग रूम की एक खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर देखा। अहाते के मेन गेट के पास 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी। उनमें कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने पर्दे को बराबर किया, फिर तेजी से चलता हुआ जीने के पास आया। उस जीने पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। वहां से चारों तरफ देखा। बंगले के चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही थी। उनमें मुसल्ला अजनबी नजर आ रहे थे। थैल्मा का वो बंगला सांप का बिल बन गया था। उनकी आग दिखाने की देर थी। मैं सांप की तरह मजबूर होकर इस बिल से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता। मैं जीने से उतरकर नीचे आया। थैल्मा बेदार हो गई, अपनी ख्वाबगाह से बाहर आ रही थी। मुझे देखकर खुशी से कुछ कहना चाहती थी। गोली चलने की आवाज़ पर सहम कर दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। बाहर से फायरिंग करके बंद दरवाजे के लॉक को तोड़ा गया था। 4 मुसल्लह शख्स दंदनाते हुए अंदर आए। फिर मुझे देखकर रुक गए। एक ने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, हमें मिलने वाली इतला के मुताबिक इस बंगले में सिर्फ एक ही मर्द है और वो फरहाद अली तैमूर है। थैल्मा ने कहा, ये ओनील है, ओनील मूरस। तुम लोग कौन हो? ए औरत चुप रह, अब बोलेगी तो रिवॉल्वर की एक गोली तुझे खामोश कर देगी। मैंने कहा, थैल्मा मेरी असलियत यही है जो ये बयान कर रहा है। मैं ओनील नहीं, फरहाद अली तैमूर हूँ। अब हमारे दरमियान कुछ ना बोलना। उस शख्स ने कहा, चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपने फरहाद होने का इतराफ़ कर लिया। मेरा ख्याल है पहले तुम हमारे दिमागों में पहुंचने की नाकाम कोशिशें कर लो, इसके बाद हम अपनी बात करेंगे। एक तो अपनी आवाज़ सुना रहा था, बाकी तीनों भी अपनी आवाज़ सुनाने लगे। मैंने कहा, मैं ख्याल ख्वानी ज़रूरी नहीं समझता, काम की बात करो। जल्दी क्या है? तुम हमारे दिमागों में नहीं आना चाहते ना हो, मगर ख्याल ख्वानी के जरिए अपने ख्याल ख्वानी करने वाले साथियों को बुला लो। अपने बचाव के जितने जराए इस्तेमाल कर सकते हो कर लो। हम चाहते हैं तुम्हारे दिल में कोई हसरत न रहे। मैंने कहा, तुम्हारा ये चैलेंज बता रहा है कि आज मेरी कोई एहतियाती तदबीर काम नहीं आएगी। इतनी सी अकल मुझ में भी है। तुम्हारे आदमी ने इस बंगले को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर मेरे आदमी या कानून के मुहाफिज उनका मुहासरा तोड़ना चाहेंगे या मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले साथी किसी तरह तुम लोगों को ट्रैप करना चाहेंगे तो तुम में से कोई भी फौरन मुझे गोली मार देगा। काफ़ी समझदार हो। हाँ, मैंने समझदारी का सबूत दिया है। अब बताओ इरादा क्या है? सुपर मास्टर तुम्हें अपना खास मेहमान बनाकर रखना चाहता है। तुम्हारा ये नया सुपर मास्टर कुछ ज़्यादा ही दलेर है। आपसे पहले जितने भी साबिक सुपर मास्टर और मास्कमैन आए वो मुझसे टकराते वक्त अपना नाम और अपनी शख्सियत छुपाते थे ताकि उनके मुल्क और कौम पर टेलीपैथी की आफत नाजिल ना हो। मौजूदा सुपर मास्टर फौलादी दिमाग रखता है। वो तुम्हारी टेलीपैथी के छोलों से कभी नहीं पिघलेगा। उसका पैगाम है, दुश्मनी अभी शुरू हुई है, अभी खत्म हो जाएगी। बस एक शर्त है, अपने दोनों बेटों से कहो वो 2 घंटे के अंदर उस जजीरे को छोड़ दें, क्योंकि सुपर मास्टर ने उन दोनों को अगवा करने का इरादा तर्क कर दिया है। वो जजीरा हमारा है और हमारे लिए बहुत अहम है। हम उसे सलमान राजी से खाली करा लेंगे। मुझे और मेरे बेटों को उस जजीरे से बस इतनी ही दिलचस्पी है कि आइंदा वहां दहशतगर्द तैयार न किए जाएं। मैं इस सिलसिले में खुद तुम्हारे सुपर मास्टर से बात करता हूं, तुम थोड़ी देर खामोश रहो। नहीं मिस्टर फरहाद, हमारा सुपर मास्टर तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेगा और नायब सुपर मास्टर को मौजूदा हालात के इस नए रुख का इल्म नहीं। तुम जो गुफ्तगू करना चाहोगे मुझसे करोगे। मेरा नाम हरमीन गेबल है। सुपर मास्टर के खास मामलात मेरे जरिए राजदारी से तय किए जाते हैं। मैंने उसे नागवारी से देखा, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए नायब सुपर मास्टर को मुखातिब किया और कहा, मैं मौजूदा सुपर मास्टर से बात करूंगा। वो कंप्यूटर के जरिए राब्ता कायम करने लगा। हरमीन गेबल ने मुझे घूरते हुए पूछा, ए मिस्टर, क्या मना करने के बावजूद तुम सुपर मास्टर से राब्ता कायम कर रहे हो? उसी वक्त राब्ता कायम हो गया। मैंने पूछा, क्या हरमीन गेबल नामी शख्स के जरिए तुम मुझे ट्रैप कर रहे हो? कंप्यूटर की स्क्रीन पर जवाब उभरा, कौन हरमीन गेबल? मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। आखिर मामला क्या है?
तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि वो मेरे नाम की आड़ लेकर तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं। अगर तुम किसी तरह बेबस हो गए हो तो मुझे फ़ौरन बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। मैंने कहा, मैं अभी थोड़ी देर बाद राब्ता कायम करूंगा। मैंने आर्मर को मुखातिब किया। उसी लम्हे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। हरमीन ने फायर किया। एक गोली मेरे बाएं बाजू को छेद कर गुजर गई थी। वो कह रहा था, तुम्हारी खामोशी बता रही थी कि तुम सुपर मास्टर को जहमत दे रहे हो, मगर अब नहीं दे सकोगे। मैं तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाजा कर रहा हूँ। अगर तुम एक गोली खाकर बेहोश ना हुए तो हम एक इंजेक्शन के जरिए तुम्हें गहरी नींद सुलाकर अपने साथ ले जाएंगे। गोली बाजू में रह जाती तो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होती। वह जख्म पहुंचाकर गुजर गई थी। मैं जख्म से उठने वाली टीसों को बर्दाश्त कर रहा था और ये समझ रहा था कि दुश्मनों के चुंगल से निकल नहीं पाऊंगा। फौरी तौर पर मास्कमैन की चाल समझ में आ रही थी। वो सुपर मास्टर के कांधे पर बंदूक रखकर जजीरा खाली कराना चाहता था। मेरे इल्ज़ाम देने पर वो कभी तस्लीम नहीं करेगा कि वो सलमान राजी की मदद कर दे और मेरे बेटों को जजीरे से निकालने के लिए मुझे कैदी बना रहा है। और अगर ये मास्कमैन की चाल है तो सुपर मास्टर खामोश तमाशाई नहीं होगा। वो भी अपने जजीरे को दोबारा हासिल करने के लिए कोई गहरी चाल चल रहा होगा। बहरहाल दो सुपर ताकतों के दरमियान हम बाप बेटे बुरी तरह पिसने वाले थे। मेरे बाजू से खून बह रहा था। थेल्मा अपनी मैक्सी के दामन को चीरकर बाजू पर पट्टी बांधने और खून को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। परेशान होकर पूछ रही थी, ये क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे साथ रहने की सजा पा रहे हो? तुम ओनील हो या फरहाद, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक अजीम इंसान हो, मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे किस काम आऊं। अब गोली चलेगी तो ढाल बन जाऊंगी। वह मुझसे ढाल बनकर लिपट गई। मैंने एक हाथ से उसे हटाकर कहा, मैं नहीं चाहता ये लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी करें। तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे यहाँ से जाने के बाद ही बाहर निकलना। तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो फौरन मेरे मशवरे पर अमल करो। क्या तुम चले जाओगे? हाँ, मगर जल्द ही वापस आऊँगा। अब जाओ यहाँ से। वो उठते हुए बोली, तुम जो कहते हो वही करते हो, मुझे यकीन है तुम वापस आओगे। वो चली गई। हरमी ने कहा, मिस्टर फरहाद तुम बहुत सख्त जानो। मेरी रिवॉल्वर की एक गोली ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगाना ही होगा। मैं जख्मी होने के बायस तकलीफ में मुब्तला था, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि गोली लगने से पहले ही मैंने आर्मर को मुखातिब किया था। वो मेरे दिमाग में आ गया था। मुझे दुश्मनों के निर्गे में देखकर उसकी समझ में नहीं आया कि मेरी मदद कैसे करे। वो बहुत ही सीधा साधा और अमन पसंद आदमी था। उसने रसवंती को बुलाया। वो मुझे मुसीबत में देखकर रो सकती थी, दुश्मनों को रुलाने की तदबीर नहीं कर सकती थी। मैंने नागवारी से कहा, वक्त ज़ाया न करो, डैनी दानियाल को बुलाओ। वो गई और दानियाल को बुला कर ले आई। उस वक्त थैल्मा मेरे पास से उठकर जा रही थी और हरमीन गेबल अपने एक मातियत से कह रहा था, इंजेक्शन तैयार करो, हमें यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने दानियाल से कहा, यह शख्स जो इंजेक्शन लगाने की बात करे इसका नाम हरमीन है। खुद को सुपर मास्टर का खास मातियत कह रहा था। अभी सुपर मास्टर ने कहा है कि वो किसी हरमीन के जरिए मुझे कैदी नहीं बना रहे। इस इनकार के बाद एक मास्क मैन ही ऐसा है जो मुझे कैदी बनाने की जरूरत कर सकता है। डैनी दानियाल ने कहा, जरा 1 मिनट में अभी आता हूँ। वो थेल्मा के पास गया। थेल्मा अपने बेडरूम में परेशानी से टहल रही थी। उसने दिमाग में रहकर मालूम किया उसके पास रिवॉल्वर वगैरह है या नहीं। फिर उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर अलमारी के पास गया। थेल्मा ने अलमारी को खोला। उसके एक हिस्से में नोटों की गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही थीं। इन गड्डियों के ऊपर एक भरा हुआ रिवॉल्वर रखा हुआ था। वो रिवॉल्वर लेकर खिड़की के पास आई। पर्दे को जरा सा सिरका कर देखा। हरमीन अपने 3 मातियतों के साथ नजर आ रहा था। उसने हरमीन के दाएं बाजू का निशाना लिया, फिर ट्राइगर दबा दिया। ठाई की आवाज के साथ ही हरमीन के हलक से चीख निकली। गोली बाजू के बजाय सीने में पेवस्त हो गई थी। वो उछलकर फर्श पर गिर पड़ा था। डैनी दानियाल चाहता था उसे जख्मी करके उसके दिमाग में पहुंच जाए और उसके जरिए तमाम मातियतों को कंट्रोल करे, लेकिन वो दम तोड़ रहा था। उसने उसके डूबते हुए दिमाग में पहुंचकर मालूम करना चाहा कि वो किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन उसी लम्हे उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 मातियत दौड़ते हुए थेल्मा के कमरे की तरफ आ रहे थे। दानियाल ने फिर थेल्मा के दिमाग पर कब्जा जमाकर रिवॉल्वर से फायर कराया। एक गोली ज़ाया हो गई। आने वालों में से एक दीवार की आड़ में हो गया था और दूसरा सोफे के पीछे कूद कर जा रहा था। दूसरी गोली ने उसे गिरा दिया। थेल्मा उस खिड़की से हट गई। वहां से दौड़ती हुई दूसरे दरवाजे के पास आई। उसे खोलकर एक कॉरिडोर से गुजरती हुई दूसरे कमरे में आई। फिर बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई ड्राइंग रूम की एक खिड़की के पास पहुंची। अब 2 दुश्मन रह गए थे। एक उसे तलाश करता फिर रहा था, दूसरा मेरे सामने खड़ा उसके बेडरूम की तरफ देखते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मेरे 10 गिनने तक हथियार फेंककर सामने आ जाओ, वरना फरहाद को गोली मार दूंगा। वो गिनने के लिए एक भी ना कह सका। एक गोली उसके शाने की हड्डी तोड़ती हुई गुजरी। रिवॉल्वर कालीन पर गिरा तो मैंने उसे उठा लिया। आर्मर ने मेरे दिमाग में आकर कहा, किसी तरह चंद मिनट और इन्हें उलझाए रखो। मैंने इस्तांबुल की इंतजामिया को चैलेंज किया है कि अगर तुम्हारी जान को कुछ हुआ तो पूरे शहर में टेलीपैथी का जल्जला आ जाएगा। काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच रही है। मैंने कहा, इस जख्मी के दिमाग में पहुँच कर मालूम करो
कि ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। मेरी बात खत्म होते ही गोली चलने की आवाज़ आई। थेल्मा की चीख सुनाई दी। मैं सोफे पर से लुढ़क कर कालीन पर आया। अगर ज़रा भी देर करता तो सोफे की पुश्त में पेवस्त होने वाली गोली मुझे चाट जाती। मैंने करवट बदल कर फायर किया। वो चौथा और आखिरी शख्स तड़प कर उछला, फिर फर्श पर पहुंचकर ठंडा पड़ गया। मैं उठकर थेल्मा की तरफ आया। वो कराते हुए बोली, मेरे पाँव में गोली लगी है। समझ में नहीं आता मुझ में अचानक इतनी दलेरी कैसे पैदा हो गई। मैंने पहले कभी रिवॉल्वर नहीं पकड़ा। आज मैंने एक को जख्मी किया और दो को मार डाला। डैनी दानियाल ने कहा, फरहाद साहब, मैं थेल्मा के जरिए हरमीन को सिर्फ जख्मी करना चाहता था, लेकिन थेल्मा अनाड़ी है और मेरा निशाना भी कोई खास नहीं। वो कमबख्त हमारे अनाड़ीपन से मर गया। उसके दिमाग में पहुंचने का मौका नहीं मिला, वरना मालूम हो जाता कि वो किसके लिए काम कर रहे। आर्मर ने कहा, फरहाद, ये जख्मी कराए का टट्टू है। इन सबको हरमीन बड़ी बड़ी रकमें देकर लाया था। ये लोग किसी सुपर मास्टर या मास्क मैन को नहीं जानते। दानियाल ने कहा, जो लोग इस बंगले का मुहासरा किए हैं उनमें से शायद कोई असल दुश्मन का नाम बता सके। मैं इन बातों के दौरान फर्स्ट एड बॉक्स लाकर थेल्मा की मरहम पट्टी कर रहा था। उसी वक्त बाहर से फायरिंग की आवाज़ें आने लगीं। मैंने मुर्दा दुश्मनों के हथियार उठाए, फिर थेल्मा को कंधे पर लादकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर जाने लगा। बाहर से शैलिंग हो रही थी। आंसू गैस के गोले खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर आ रहे थे। दुश्मन चाहते थे कि मैं मजबूर होकर बाहर निकलूं। मैं छत पर पहुंचते ही थेल्मा के साथ लेट गया। हमला करने वाले हमें देख लेते तो छत पर शैलिंग शुरू कर देते। वहां हम खुली फिजा में सांस ले रहे थे। बाहर जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। आर्मर ने आकर बताया, इस्तांबुल की पुलिस फोर्स पहुंच गई है। दुश्मन मर रहे हैं या फिर फरार का रास्ता पाकर भाग रहे हैं। थोड़ी देर बाद फायरिंग बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। चंद लम्हों के बाद एक पुलिस अफसर ने कहा, मिस्टर फरहाद, आपके लिए कोई खतरा नहीं है, हम अंदर आ रहे हैं। मैंने छत पर खड़े होकर देखा। मैदान दुश्मनों से साफ हो चुका था। सिर्फ मुसल्लह सिपाही नजर आ रहे थे। हम छत से उतरकर ड्राइंग रूम में आ गए। पुलिस अफसर आर्मर की हदायत के मुताबिक पहले ही एक डॉक्टर को साथ ले आया था। उसने मेरी और थेल्मा की मरहम पट्टी की। अफसर ने फायरिंग के सिलसिले में रस्मी सवालात किए। फिर दो दुश्मनों को मेरे सामने लाया गया। वो फरार होने में नाकाम रहे थे। मैंने कहा, अपने अपने नाम और पते बताओ। वो बताने लगे। मैंने कहा, टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे दिमागों में आ रहे हैं। अगर सांस रोकोगे तो मैं तुम्हें गोली मारकर जख्मी कर दूंगा। एक ने कहा, हम सांस नहीं रोकेंगे, जो पूछना चाहो पूछ लो। डैनी, दानियाल, रसवंती और आर्मर उन दोनों के दिमागों में पहुंच गए। मैंने पूछा, किसके लिए काम कर रहे हो? एक ने जवाब दिया, हम किंग ऑफ क्राइम्स की बहन जूली के आदमी हैं। मैंने कहा, क्या बकवास करते हो? वो तो मेरी एहसानमंद है। वो मुझसे दुश्मनी क्यों करेगी? जनाब, हमारी बात का यकीन करें, हम दुश्मनी की वजह नहीं जानते। जूली सुबह 8 बजे आपके पास से यहाँ के 6 नंबर बंगले में आई थी। हम उसके हुक्म के मुताबिक उसका इंतजार कर रहे थे। उसने आकर कहा, हरमीन गेबल फरहाद के बंगले का मुहासरा कर रहे। हमें हरमीन की मदद के लिए जाना चाहिए, मगर पहले वो यकीन करना चाहती थी कि आप बंगले में सो रहे हैं या कहीं बाहर जाने का इरादा कर रहे हैं। वो ज़रा चुप हुआ। उसके साथी ने कहा, जूली ने हमारे सामने रिसीवर उठाकर आपसे रब्ता कायम किया और आपको ये तासुर दिया कि उसने आपके साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए दुश्मनों से अपनी जान का सौदा किया था। उसके आसपास दुश्मन है और वो उसे गोली मारने वाले हैं। ये कहकर उसने रिसीवर के करीब रिवॉल्वर से हवाई फायर किया। कौम का चीख मारकर खामोश हुई। फिर टेलीफोन का प्लग निकालकर हमें हुक्म दिया कि हम हरमीन की मदद के लिए चले जाएं। अब हम हुक्म की तामील के लिए यहाँ आकर फंस गए हैं। दानियाल ने मेरे पास आकर कहा, मैंने इसके चोर ख्यालात पढ़े हैं, इनका बयान दुरुस्त है। पुलिस अफसर ने कहा, मैं अभी जाकर जूली को हिरासत में ले लूँगा। मैंने कहा, जूली बेकसूर है। मैं जख्मी होने से पहले उसके दिमाग को पढ़ चुका हूँ। वो मेरे पास यहाँ नहीं आई थी। मेरे पास आकर जाने वाली जूली एक फ्रॉड हसीना है। जूली के ये दोनों मातियत भी धोखा खा गए। उनका बयान दुरुस्त होने के बावजूद जूली बेकसूर है। प्लीज़ आप जूली और उसके भाई किंग ऑफ क्राइम्स के खिलाफ मेरे सिलसिले में कानूनी कार्रवाई ना करें। पुलिस अफसर सिपाहियों के साथ चला गया। बाहर 4 मुसल्लह सिपाही ड्यूटी पर छोड़ गया। रसवंती ने पूछा, अगर जूली बेकसूर है तो वो औरत कौन थी? मैंने कहा, उस औरत ने मुअम्मा बनने की कोशिश की थी, मगर इस हद तक मालूम हो गया कि वो सुपर मास्टर या मास्क मैन की आलाकार थी। उसने मेरे पास आकर तस्दीक की कि मैं फरहाद ही हूँ। इसके बाद मुझे घेरने की कोशिश की गई थी और घेरने वाले हमसे जजीरा खाली कराना चाहते हैं कि आप फिर से अयाशी के रास्ते पर चल पड़े हैं। फजूल बातें ना करो। वाकई ये फजूल बातें हैं, मैं नहीं करूँगी, मगर दुनिया करेगी। ये बात जवान बेटों को मालूम होगी तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? बेटे नादान नहीं है। वो समझते हैं कि मौत या औरत किसी भी उम्र में आ जाती है। ये सरासर ढिठाई है। वो औरत जो नाकाम हुई है वो फिर आएगी और आप आदत से मजबूर होकर फिर फंसेंगे। मैंने सोचा कि अब वो फिर आएगी। अगरचे दुश्मन जान थी मगर बहुत खूब थी। मेरी यादों में अपनी अदाओं की बहुत सी रंगीनियां छोड़ गई। उसने बड़ी चालाकी से दुश्मनी भी की थी और दोस्ती भी। जुदाई के आखिरी लम्हे तक यकीन दिलाती रही कि मेरी खातिर दुश्मनों की गोली का निशाना बन रही है।
ऐसी मक्कार हसीना मेरे किसी दुश्मन की मामूली आलाकार नहीं होगी, वो किसी खास अहमियत की हामिल होगी। उसके लिए दिमाग से सोचना चाहिए, मगर दिल सोच सोच कर धड़क धड़क कर कह रहा था, वो मुझे फांसने के लिए फिर किसी नए रूप में आएगी। सलमान राजी की टूटी हुई उंगलियां जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया गया था। वो दोनों हाथ गोद में रखे बिस्तर में बैठा रहता था या पनाहगाह के अंदर चलता फिरता रहता था। उसने अली तैमूर से कहा, इस चार दीवारी में मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर खुली फिजा में जाने दो। उसने जवाब दिया, जब तुम्हारा दम घुट जाएगा तो चार आदमी कांधों पर उठाकर बाहर ले जाएंगे। फिलहाल यहाँ आराम से रहो, ज्यादा बोलोगे तो स्टोर रूम में बंद कर दूंगा। वो कमरे में जाकर ट्रांसमीटर के जरिए पारस और किम्मी से रब्ता कायम करता। वो तीनों जजीरे में मजबूती से कदम जमाए रखने के लिए मंसूबे बनाते, फिर उस पर अमल करते। अली तैमूर ने तमाम जजीरे में ऐलान कराया था, अब सलमान राजी अपनी फैमिली के साथ महज शिकस्त खुर्दा कैदी है, लिहाजा उसके तमाम वफादार मेरी और पारस की पनाहगाहों के सामने हथियार डाल दें और कैंप नंबर 2 में जाकर अगले अहकामात का इंतजार करें। जो लोग हथियार नहीं डालेंगे और गोरीला जंग लड़ने की हमाकत करेंगे, उन्हें कुत्ते की मौत मारा जाएगा। किम्मी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। वह हथियार डालने वालों को दोनों पारस की वफादारी के लिए कहती, उनसे रूबरू बातें करती। आर्मर और दानियाल उनके दिमाग में जाकर सच्चे और खरे वफादारों की पहचान करते। बाकी लोगों को हुक्म देते कि वो शुमाली साहिल पर जमा हो जाएं। उन्हें जजीरे के बाहर भेजने के इंतजामात किए जा रहे हैं। पारस तमाम मोर्चों और कैंपों में जाकर देखता कि हथियार डालने से इनकार करने वाला कोई रह ना गया हो। वो खानम को अपने साथ गन पॉइंट पर रखकर ले जाता। इस तरह कोई छुपकर रहने वाला सलमान राजी का वफादार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जब मुझे अगवा करने और कैदी बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया तो दोनों सुपर ताकते रसवंती और मेरे दोनों बेटों से रब्ता कायम करने लगी। सुपर मास्टर ने कहा, मादाम रसवंती, वो कमबख्त सलमान राजी हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। उसे जजीरे से नाबूद करने के लिए फौजी इमदाद ज़रूरी है। मैं ये इमदाद पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। रसवंती ने जवाब दिया, सुपर मास्टर, कमबख्त राजी से पहले तुम दुश्मन थे। तुमने मेरे दोनों बेटों को अगवा करने और कैदी बनाकर रखने की भरपूर कोशिश की थी। ये साबका सुपर मास्टर की गलती थी। फरहाद साहब ने इस गलती की सख्त सज़ा दी है। तमाम ट्रांसफार्मर, मशीनें और नक्शे बर्बाद कर दिए और उस सुपर मास्टर को मौत के घाट उतार दिया। अब आप लोगों का गुस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं सुपर मास्टर का ओहदा संभाल कर आप लोगों से दोस्ती की नई मिसाल कायम करना चाहता हूँ। आज तक जितने सुपर मास्टर आए, सब ने दोस्ती की इबरतनाक मिसालें कायम की। मुझे अफसोस है, मिस्टर फरहाद तमाम बड़े ममालिक से रस्मी ताल्लुकात तो रख सकते हैं, अंधी दोस्ती नहीं कर सकते और ना ही जजीरे में किसी की इमदाद कबूल कर सकते हैं। दुनिया का कोई मुल्क बड़े ममालिक की इमदाद के बगैर कायम नहीं रह सकता और ये तो एक नन्हा सा जजीरा है और इस जजीरे के कानूनी मालिक हम हैं। अगर मिस्टर फरहाद किसी भी मुल्क की फ़ौज को वहाँ कदम रखने की इजाज़त देंगे या दर पर्दा लीबिया को इस जजीरे से फ़ायदा पहुँचाएंगे तो ये मामला बैनुल अक़वामी अदालत में जाएगा। जजीरा हमारी मलकियत है, इसलिए मुकदमे का फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आप लोग आए दिन की मसरूफियात छोड़कर ख्वामखा किसी मुकदमे में मुलव्विस होना नहीं चाहेंगे। आप इस मामले पर अच्छी तरह गौर कर लें, मैं फिर रब्ता कायम करूँगा। मास्कमैन ने जनाब शेख अल फारस से इस सिलसिले में रब्ता कायम किया। उन्होंने रसवंती को बुलाया। उसकी मौजूदगी में मास्कमैन से कहा, सलमान राजी ने तुम्हारी फ़ौज को जजीरे में आने की दावत दी। तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो वो इसराइली फ़ौज को बुलाएगा। वह जजीरा हकीकतन सुपर मास्टर की मलकियत है। वो अपनी मलकियत से दस्तबरदार नहीं होगा, जिसके नतीजे में यह मामला एक तवील जंग की सूरत इख्तियार कर लेगा। मास्कमैन ने कहा, अगर फरहाद साहब हमारा ताउन हासिल करना पसंद करें तो सुपर मास्टर इस जजीरे में अपने दहशतगर्द तैयार नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, फरहाद किसी भी छोटी बड़ी ताकत का ताउन हासिल नहीं करेगा। हम कल सुबह तक जजीरे के मुतल्लिक एक अहम फैसला सुनाएंगे। मास्कमैन ने रब्ता ख़त्म कर दिया। जनाब शेख साहब ने रसवंती से कहा, फरहाद से पूछो जजीरे से उसकी क्या दिलचस्पी है। रसवंती ने कहा, वो चाहती हैं इस जजीरे में इस्लामी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्द तैयार न किया जाए। ये बहुत ही नेक मकसद है और ये मकसद जजीरे से दूर रहकर भी पूरा किया जा सकता है। दोनों बेटों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहो और सुपर मास्टर से मुआहदा करो कि वो जजीरे को तमाम दहशतगर्दों से खाली रखेगा और वहाँ कभी फौजी अड्डा नहीं बनाएगा तो उसकी मलकियत उसी की रहेगी। रसवंती ने मुझसे रब्ता कायम करके जनाब शेख साहब की हदायत सुनाई। अगरचे जजीरे पर पूरी तरह दोनों पारस छा गए थे, कोई उनके कदम नहीं उखाड़ सकता था। तहम शेख साहब की हदायत बल्कि अहकामात के सामने हम दम नहीं मारते थे। उनकी नज़र दूर रस नताइज पर रहती थी। मेरे बाजू के ज़ख्म की तकलीफ़ कम हो गई थी। मैं फिर ख्याल ख्वानी के काबिल हो गया था। मैंने दोनों बेटों से कहा, जनाब शेख साहब ने तुम्हें जजीरे से निकलने की हदायत की है, वहाँ से वापसी के लिए तैयार रहो। मैं सुपर मास्टर से मामला तय कर रहा हूँ। मैंने सुपर मास्टर से रब्ता कायम किया। उसने कंप्यूटर के ज़रिए कहा, मिस्टर फरहाद, मुझे यकीन है जजीरे के सिलसिले में दोस्ताना मामला तय होंगे। मैंने पूछा, अगर हम वो जजीरा तुम्हारे हवाले कर दें
तो इस बात की क्या जमानत है कि वहाँ से दहशत गर्दों को निकाल दिया जाएगा और वहाँ कोई फौजी अड्डा कायम नहीं किया जाएगा? उसने कहा, हमारी हुकूमत की तरफ से आज शाम तक बाबा साहब के इदारे में यह तहरीरी बयान पहुँच जाएगा कि हमने वहाँ एक भी दहशत गर्द रखा या फौजी अड्डा कायम किया तो फरहाद अली तैमूर और उसके बेटे जवाबी कार्रवाई करके फिर इस जजीरे पर कब्जा कर सकती हैं। इस तहरीरी मुआहदे की रूह से इन हालात में तुम बाप बेटे जजीरे के कानूनी मालिक बन जाओगे। ठीक है, वो तहरीरी मुआहदा भेज दो, कल सुबह तक मेरे बेटे उस जजीरे से निकल जाएंगे। वो खुश होकर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह मामला इतनी आसानी से तय हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, सलमान राजी की फैमिली में 3 औरतें हैं, एक बीवी और 2 जवान बेटियाँ। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें जिस्मानी सज़ा ना दो, इस जजीरे से निकाल दो, यही बहुत बड़ी सज़ा होगी। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक यही करूँगा। मैंने पूछा, आप बता दो वो हसीना कौन थी? उसने ताजुब से पूछा, कौन हसीना? वही जो 4 घंटे के लिए मेरी तन्हाई में आई थी और मुझे तुम्हारा कैदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मुझ पर गलत शुबा कर रहे हैं, आपको जल्दी यकीन हो जाएगा, ऐसी चालें मास्क मैन ही चलता है। हाँ, अभी तो शुबा है, मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। फरहाद साहब, मैं तो खुली हुई किताब हूँ। जब हमारे दरमियान खुश असलूबी से मामला तय पा रहे हैं तो मैं हमकाना चालें क्यों चलूँगा? ऐसी चालें चलने की एक बहुत ही अहम वजह है। मैंने तुम्हारे मुल्क के खिलाफ जो तबाही मचाई है उसके बाद अब कोई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार नहीं हो सकेगी। तुम्हारे हाथों में अब सिर्फ 2 ही टेलीपैथी जानने वाले रह गई हैं। तुम उनके ज़रिए हमें नीस्त तो नाबूद कर देने की हर मुमकिन कोशिश करोगे ताकि टेलीपैथी का हथियार सिर्फ तुम्हारे मुल्क में रहे। आप अपने नुक्ता नज़र से इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मैं नया सुपर मास्टर एक नए दोस्ती के जज्बे से रब्ता कायम कर रहा हूँ और जल्द ही अपने बेहतरीन दोस्त होने का सबूत पेश करूँगा। चलो यही सही, कल वो जजीरा तुम्हारा होगा, इससे पहले उधर का रुख ना करना। खुदा न खास्ता मेरे बेटों के खिलाफ कोई साजिश होगी तो तुम पर इल्ज़ाम आ सकता है। कल तक जजीरे से दूर रहो, दैट्स ऑल। मैंने फ्रांस के एक आला हाकिम से कहा कि वो शाम 6 बजे तक एक तैयारा उस जजीरे में भेज दे। वहाँ से अली तैमूर, पारस और उनके तकरीबन 50 वफादार पेरिस आएंगे। फिर मैंने रसवंती आर्मर और डैनी दानियाल से कहा, जब तक हमारे दोनों बेटे अपने वफादारों के साथ पेरिस बखैरियत ना पहुँचे उस वक्त तक वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए जजीरे में मौजूद रहें, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहें और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुस्तैद रहें। रसवंती को इस बहाने अपने बेटे अली तैमूर के दिमाग में रहने का मौका मिल गया। आर्मर और दानियाल वहाँ मुख्तलिफ लोगों के दिमागों में चुपचाप आते जाते रहते और पारस से रब्ता कायम करते रहते। पारस ने दानियाल से कहा, बहुत दिनों बाद मेरे दिमाग में आए हो। दानियाल ने कहा, मैंने कई बार तुमसे रब्ता कायम करना चाहा, फिर सोचा आजकल तुम्हारे पापा से तुम भाइयों की गुफ्तगू होती रहती है, शायद मेरी खिदमत की ज़रूरत ना हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पापा से कही नहीं जा सकती। मसलन मैं तुम्हारे ही ज़रिए नैन्सी तक ये पैगाम पहुंचा सकता हूं कि वो कल तक पेरिस पहुंच जाए। इंशाल्लाह वहां हमारी मुलाकात होगी। मैं अभी तुम्हारा पैगाम पहुंचा देता हूं, क्या वो मेरी बात का यकीन करेगी? तुम पापा की आवाज़ और लहजे में बोलो, वो यकीन कर लेगी। दानियाल उसी वक्त नैन्सी के पास पहुंचकर मेरे लहजे में बोला, बेटी मैं तुम्हारे पारस का पापा फरहाद बोल रहा हूँ। वो खुश होकर बोली, ओह पापा आप कहाँ थे? किसी दुश्मन ने पारस को अगवा किया है, इसकी कोई वजह नहीं मिल रही। फिक्र न करो, खुश हो जाओ, पारस खैरियत से है। अगर कल तक तुम पेरिस पहुंच जाओ तो उससे मुलाकात हो जाएगी। वो हमारी खुशी को उछलकर खड़ी हो गई। मैं भी जाऊंगी पापा, मैं उड़कर जाऊंगी और गॉड मुझे कुव्वते परवाज़ दे। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। वो कहते कहते रुक गई। मायूस होकर सोचने लगी, क्या मैं अपने मुल्क से बाहर जा सकूंगी? हुकूमत की तरफ से सख्त बाज पुरस होगी। ये बात अब छुपी नहीं रही है कि मैं पारस की शरीक हयात और फरहाद अली तैमूर की बहू हूँ। दानियाल ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी सोच पढ़ रहा हूँ। फरहाद की फैमिली का रास्ता सिर्फ खुदा रोकता है, इस दुनिया का कोई बंदा रोक नहीं सकता। तुम पासपोर्ट निकाल कर रखो, यहाँ का कोई आला हाकिम खुद तुम्हारे घर चल कर आएगा, तुमसे पासपोर्ट ले जाएगा। फिर आज रात या कल सुबह की किसी फ्लाइट से वो तुम्हारे लिए सीट भी रिजर्व करा देगा। तुम सफ़र की तैयारी करो। दानियाल वादे के मुताबिक एक आला हाकिम के दिमाग में पहुंचकर बोला, मैं फरहाद तुमसे मुखातिब हूँ। वो बैठा हुआ था, उठकर खड़ा हो गया, परेशान होकर बोला, आप फरहाद साहब, आप कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या मेरी बहू के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी है? नहीं, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। दरअसल नैन्सी पर मसलहतन पाबंदी आयद की गई है। हम जानते थे आप इस पाबंदी के खिलाफ कुछ बोलने आएंगे, तो इस तरह आपसे ज़रूरी बातें हो जाएंगी। मैं आ गया हूँ, आप ज़रूरी बातें करें। हम जानते हैं शीबा की हलाकत के बाद हमारे आपके दरमियान ज़मीन व आसमान का फासला पैदा हो गया है। आप ये फासला कभी कम नहीं करेंगे, कभी हम पर एतमाद नहीं करेंगे, लेकिन आपने नैन्सी को बहू बनाकर हमारे दिलों में उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। आप हमारी कौम की एक बेटी से रिश्ता जोड़ चुकी हैं, हमारे लिए भी अपने दिल में कोई नरम गोशा पैदा कर सकती हैं। दानियाल ने कहा, दिल में नरम गोशा पैदा नहीं किया जाता, खुद पैदा हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर रब्ता कायम करूँगा। फिलहाल ये कहने आया हूँ कि नैन्सी का पासपोर्ट जाकर लें और आज रात किसी फ़्लाइट से उसे पेरिस रवाना कर दें। मैं खुद अभी जाता हूँ, आप इत्मीनान रखें, नैन्सी आज पेरिस पहुँच जाएगी।
प्लीज़ आप हमसे दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करने का वक्त मुकर्रर करें। ज़रूर मुकर्रर करूँगा, फ़िलहाल खुदा हाफिज़। दानियाल इतना कहकर उसके दिमाग में खामोश रहा। वो मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब कर रहा था और बहुत कुछ कहना चाहता था। जब मुसलसल खामोशी रही और उसे यकीन हो गया कि फरहाद जा चुका है, तो उसने रिसीवर उठाकर दूसरे हुक्काम से रब्ता कायम किया। फिर कहा, अभी फरहाद अली तैमूर मेरे दिमाग में आया था। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या दुश्मन बनकर आया था? ना दुश्मन बनकर, ना दोस्त बनकर। वो नैन्सी को आज रात पेरिस पहुंचाने के लिए कह रहा है। वो दोस्त भी नहीं था, दुश्मन भी नहीं था। इसका मतलब है कोशिश की जाए तो वो दोस्त बन सकता है। हमें फ़ौरन नैन्सी को रवाना करने के इंतजामात करने चाहिए। हम अभी आ रही हैं। दानियाल उनके दिमाग से चलाया। पारस को बताया, तुम्हारी नैन्सी आज ही रात को पेरिस पहुंच जाएगी। वो खुशी से दीवानी हो रही है। मैं उसके अंदर रहकर आया हूँ और यकीन से कह रहा हूँ, वो सिद्ध के दिल से और अपनी जान से ज़्यादा तुम्हें चाहती है। पारस ने कहा, यूं तो पहली बार मेरा निकाह जोजो से हुआ था, लेकिन सही मायनों में नैन्सी मेरी शरीक हयात है। वो मेरी ज़िंदगी की पहली इज़्दवाजी मुसर्रत है। मैं भी उसे दिलो जान से चाहता हूँ। बाय द वे, तो मुझे उसकी चाहत का यकीन क्यों दिला रहे हो? दानियाल ने कहा, मैं भी यहूदी हूँ और हम यहूदी दोस्ती निभाने के मामले में अक्सर नाकाम रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ शीबा पर अंधा एतमाद किया है। मैं चाहता हूँ तुम नैन्सी पर भी उतना ही एतमाद करो। वो मर जाएगी लेकिन तुमसे कभी बेवफाई नहीं करेगी। रह गई मेरी बात तो मैं अपने अमल से और दिन रात की खिदमत से तुम्हारे पापा के दिल में जगह बनाने की कोशिश करता रहूँगा। दानियाल, तुमने अभी से हम बाप बेटों के दिल जीत लिए हैं। तुम ऐसे ऐसे हालात में हमारे और पापा के काम आते रहे हो जहाँ खुदा के सिवा कोई काम नहीं आता। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेलौस और वफादार दोस्त बनाकर हमारे लिए भेजा है। हम शिवा मम्मी की तरह तुम पर भरोसा करते हैं। अली तैमूर, पारस और किमी बड़ा मसरूफ़ दिन गुजार रहे थे। उन्होंने अपनी रवानगी का जिक्र सिर्फ अपने वफादारों से किया था ताकि वो तैयार रहें। सलमान राजी और उसकी फैमिली से ये बात छुपाई गई थी। उसके वफादारों को जेलों में ठूंसकर बाहर से दरवाजे मुकफ्फल कर दिए गए थे। वो वफादार हज़ारों की तादाद में थे। सबके लिए जेलों में गुंजाइश नहीं थी। जो बच रहे थे उन्हें बाहर दरख्तों के साथ रस्सियों से बांध दिया गया। इस तरह कोई उनकी रवानगी के वक्त रुकावट नहीं बन सकता था। शाम के 4:30 बजे ट्रांसमीटर पर इतला मिली कि एक मुसाफिर बरदार त्यारा 6 बजे तक जजीरे में पहुंच जाएगा। आर्मर ने ख्याल ख्वानी के जरिए इस इतला की तस्दीक की। रसवंती ने कहा, जो पायलट और को पायलट त्यारा लेकर आ रही है, मैं उनके दिमागों में जगह बना चुकी हूँ। किसी शुबे की बात नहीं। त्यारा फ्रांस का है और उसका अमला मुहिब्बे वतन है। अली तैमूर उस पनाहगाह से सलमान राजी और जरीना को पारस, खानम और यास्मीना के पास ले आया। किमी ने कहा, हमारी दानिश में इनका कोई वफादार नहीं है। सभी जेल खानों में हैं या दरख्तों से बंधे हुए हैं। अगर हमारी नादानिस्तगी में कोई आज़ाद होगा तो यहाँ आकर सलमान राजी को भी इस मुकफ्फल रिहाइशगाह से आज़ाद करा लेगा। सलमान राजी ने पूछा, क्या तुम हमें यहाँ कैद करके कहीं जा रहे हो? अली तैमूर ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हम हमेशा के लिए जजीरा छोड़कर जा रहे हैं। वो खुश हो गया मगर दोनों बेटियां उदास हो गईं। यास्मीना ने पारस का बाजू थाम कर पूछा, क्या ये सच है? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? जरीना भी सवालिया नज़रों से अली तैमूर को देख रही थी। पारस ने यास्मीना का हाथ अपने बाजू से अलग करते हुए कहा, मुझसे महबूबाना अंदाज में सवाल न करो। मैं तुम्हारे बाप का गुलाम और तुम्हारे हुस्न और शबाब का भूखा नहीं हूँ। अपने बाप से कहो बेटियों के लिए दूसरे मुर्गे फांस कर लाए और उन पर तनवीमी अमल करके उन्हें तुम बहनों का गुलाम और घर दामाद बनाकर रखे। उन्होंने पूरी फैमिली को उस रिहाइशगाह में बंद कर दिया। बाहर से तमाम दरवाजे मुकफ्फल कर दिए। खिड़कियां जालीदार थीं। उन्हें बड़ी मेहनत से तोड़ने के बाद ही बाहर निकला जा सकता था। अली तैमूर ने वार्निंग देते हुए कहा, घड़ी पर नजर रखो। 7 बजे से पहले खिड़कियां या दरवाजे तोड़कर बाहर न निकलना, वरना बेमौत मारे जाओगे। वो उस रनवे पर आ गए जहां जजीरे से ताल्लुक़ रखने वाले त्यारे लैंड करते थे। वह तकरीबन 55 वफादारों के साथ त्यारे का इंतजाम कर रहे थे। अंदेशा था कि किसी भी दुश्मन की तरफ से साजिशी इक़दामात किए जा सकते हैं या कोई अनदेखी मुसीबत रास्ता रोक सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात न हुई। मैं, रसवंती, आर्मर और दानियाल ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी हिफाजत कर रहे थे। वो बखैरियत पेरिस पहुंच गए। फ्रांस के जनूब में जहां स्पेन की सरहद है, वहां 4 मुरब्बा एकड़ ज़मीन मेरे नाम थी। हुकूमत फ्रांस ने बाबा साहब के इदारे की उम्दा कारकर्दगी और मेरी पायदार दोस्ती से खुश होकर यह ज़मीन मेरी फैमिली के लिए दी थी। सोनिया वहाँ हमारे लिए और हमारे वफादारों के लिए रिहायशी मकानात तैयार करवा रही थी। पारस और अली तैमूर के साथ आने वाली किमी और तमाम वफादारों को सोनिया के पास रवाना कर दिया गया। अली तैमूर बाबा साहब के इदारे में अपनी मामा से मिलने चला गया। पारस को नैन्सी का इंतज़ार था। यूं भी वो बाबा साहब के इदारे में जाना मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि जो वहाँ एक डमी पारस के साथ अपनी अज़ली मासूमियत से ज़िंदगी गुजार रही थी, वहाँ दूसरे पारस को देखकर उलझ सकती थी। दानियाल ने बताया था कि नैन्सी रात 11 बजे पहुँचने वाली है। पारस एक सरकारी बंगले में उसका मुंतज़िर था। अभी दुश्मनों की तरफ से कोई नई साजिश या हंगामा दरपेश नहीं था। रावी मेरे बेटों के लिए चैन लिख रहा था, लेकिन मेरे नसीब में चैन व आराम नहीं था। लिहाजा मैं दास्तान का रुख अपनी तरफ मोड़ रहा हूँ। थैल्मा के बंगले में जैसे तूफान आकर गुजर गया था। वह हैरान परेशान थी, मुझे ताज्जुब से देख रही थी।
मैं अचानक ओनील से फरहाद अली तैमूर बन गया था और उसकी नज़रों में ऐसा मुअम्मा था जो शायद पूरी तरह हल नहीं हुआ था। वो मेरे सामने घुटने टेक कर बोली, मेरी समझ में नहीं आता तुम कौन हो, क्या हो? तुम्हारे सामने से जितने पर्दे उठते जाते हैं तुम उतने ही पुरस्कार होते जाते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बारे में ज़्यादा ना सोचो, बस इतना समझ लो मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, एक इंसान हूँ, मगर बहुत खतरनाक हो। दुश्मनों के लिए खतरनाक और दोस्तों के लिए मेहरबान। पिछली रात गुंडों के इलाके में अकेले गए और उस इलाके के दादा की पिटाई कर दी। दर्जनों गुंडों की मौजूदगी में उसे पकड़ लाई और मेहरबान ऐसे कि मुझे एक रात में करोड़पति बना दिया। अभी दुश्मनों ने तुम्हें मारने या कैदी बनाकर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तुम्हारी दिलेरी की वजह से बच गया। तुमने रिवॉल्वर से गोलियां चलाकर किसी को जख्मी किया, किसी को हलाक कर दिया। तुम भी कमाल दिखाने में मुझसे पीछे नहीं रही। मुझे और ज्यादा ना बनाओ, मैं अच्छी तरह समझ गई। तुम्हारे पुरस्कार इलम ने मुझ में दिलेरी और सही निशानाबाजी का हुनर पैदा किया था, वरना आज से पहले मैंने कभी गोली नहीं चलाई। मुझे गोली चलने की आवाज़ से ही डर लगता है। पुलिस अफसर 4 सिपाहियों को बंगले के बाहर पहरा देने के लिए छोड़ गया। एक सिपाही ने कहा, कोई मिस्टर केशु अडवाणी और किंग ऑफ क्राइम्स की बहन जूली 2 आदमियों के साथ आई है। मैंने कहा, उन्हें अंदर आने दो। सिपाही चला गया। मैंने थैल्मा से कहा, तुम्हारा मुशीर खास केशु अडवाणी आ गया है। जूली उन 2 बॉडीगार्ड्स को बुलाई है जो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत में रहना चाहती हूँ। सॉरी, मैंने कल ही कह दिया था कि हम बिछड़ जाएंगे और वो वक्त आ गया है। अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो दुश्मन फिर यहाँ हमला कर सकती हैं। मैं अपनी असलियत कहीं जाहिर नहीं करता। कल रात किसी तरह जाहिर हो गई तो ये मुसीबत आ गई। मैं अभी यहाँ से निकलते ही रूपोश हो जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं दुश्मनों की नज़रों में आता रहूं? नहीं, मैं तुम्हारी सलामती चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहूंगा तो सलामती मशकूक रहेगी। जूली और केशु अडवाणी अंदर आए। उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे। मैंने उन सबसे मुसाफिया किया। जूली ने कहा, मैं 2 घंटे पहले इधर आई थी, मगर ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी। मेरे भाई ने पुलिस वालों से मालूम किया। पता चला कि नामालूम दुश्मनों ने फरहाद अली तैमूर को घेर लिया है, मगर पसपा हो रहे हैं। हमें इधर आने की इजाज़त नहीं दी गई। वो बातें करती हुई मेरे करीब एक सोफे पर बैठ गई, फिर बोली, कल रात गुंडों के इलाके में जब दोनों गुंडे भाई मुझे बाजू में ना उठा सके और तुमने तन्हा उन सबको बेदस्तोपा कर दिया, तब मैं समझ गई थी कि तुम टेलीपैथी जानते हो और शायद फरहाद अली तैमूर हो। आज इस बात की तस्दीक हो गई है। मैंने कहा, हाँ, अभी यही बात थैल्मा को समझा रहा था। मेरी असलियत जाहिर हो जाए तो दुश्मन मुझे कहीं चैन से बैठने नहीं देते, लिहाजा मैं फिर रूपोश होने जा रहा हूँ। जूली ने कहा, मेरे भाई ने इस बंगले से ज़रा दूर हर तरफ अपने मुसल्लम आतियतों का जाल बिछा दिया है। हमारे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं इल्तिजा करती हूँ, मेरे साथ चलो, हम पर भरोसा करो, हमें अपनी खिदमत का मौका दो। थैल्मा ने कहा, अगर तुम जूली के भाई के साथ रहो तो मुझे इत्मीनान होगा कि मुझसे ज़्यादा दूर नहीं हो। मैं जब किसी 4 दीवारी से कदम बाहर निकालता हूँ तो खुद नहीं जानता कि हालात मुझे किधर ले जाएंगे। जूली ने कहा, मैं तुम्हारे हालात को अपने काबू में रखूंगी, मेरे साथ चलो। मैं ज़रा बाथरूम से आता हूँ, फिर चलूंगा। मैं वहां से उठकर अपनी ख्वाबगाह के बाथरूम में गया, ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और माइटी पाशा को मुखातिब किया। कुछ अर्सा पहले दुश्मनों ने पारस और जोजो को अगवा किया था और उन्हें प्रिंसेस आइलैंड में लाए थे। वहां का सबसे खतरनाक गुंडा माइटी पाशा मेरा वफादार बन गया था। मेरे मुखातिब करने पर वो खुश होकर बोला, जनाब, आपने एक तवील अरसे के बाद नाचीज़ को याद किया है, हुक्म दीजिए, मैं हाजिर हूँ। मैंने उसे थैल्मा के बंगले का नंबर बताकर कहा, मैं यहाँ से 15 मिनट बाद निकलूंगा और एक हसीन दोशीज़ा के साथ एक कार में जाऊंगा। कार का रंग और नंबर नोट करो। मैंने उसे कार के मुतल्लिक बताने के बाद पूछा, किंग ऑफ क्राइम्स को ज़रूर जानते होगे? उस शैतान को पूरा इस्तांबुल जानता है। मैं उसी की बहन जूली के साथ निकलने वाला हूँ। अपने साथ रेडीमेड मेकअप रखो, रास्ते में गाड़ियाँ बदलने की ज़रूरत पेश आएगी, लिहाजा 1 से ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर निकलो और ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं जूली के मातहतों को चक्कर देकर आ सकूँ। आप वहाँ से 15 मिनट बाद निकलें, मैं रास्ते में कोई जगह बताऊँगा। मैंने उससे रब्ता ख़त्म कर दिया। बाथरूम के आईने में अपनी सूरत देखी। शेव बड़ा हुआ था। मैंने सोचा, क्या स्मार्ट बनकर निकलना चाहिए? शेव करने और गुस्ल वगैरह से फारिग होने में बड़ा वक्त लगता, इसलिए मैंने सिर्फ गुस्ल किया, फिर लिबास तब्दील करके जूली के पास आ गया। वह बहुत खुश थी। इसके बरक्स थैल्मा उदास हो गई थी। मैं उससे रुखसत होकर बंगले से बाहर आया। जूली ने अपनी कार की स्टीयरिंग सीट संभाल ली। मैं उसके पास आकर बैठ गया। वह बिलाशुबा बेहद हसीन और स्मार्ट थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे ये वही जूली हो जो हुस्न शबाब की चकाचौंध में मेरे लिए शिकस्त और जिल्लत छोड़ गई थी। अगरचे ये असली जूली थी, मगर अब मैं औरतों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। जब वो कार बंगले के अहाते से बाहर निकली तो मैंने आगे पीछे गाड़ियां देखी। जूली ने फ़ख्र से कहा, मेरे भाई ने तुम्हारी हिफाजत के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं, तुम पर किसी दुश्मन का साया भी नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा, मेरे दुश्मन मामूली वारदात करने वाले मुजरिम नहीं होते, वो सुपर पावर कहलाते हैं। सुपर मास्टर और मास्कमैन के आदमी मुझे अगवा करने आएंगे तो तुम्हारे भाई के तमाम इंतजामात धरे रह जाएंगे। तुम ये ना समझना कि तुम्हारे भाई को कमतर कह रहा हूँ, सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया में शेर पर सवा शेर मौजूद रहते हैं। वो बोली, जब तुम बखैरियत हमारी रिहाइशगाह पर पहुँच जाओगे तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मेरा भाई सब पर सवा शेर है।
अच्छी बात है। मैं ज़रा खामोश रहकर दुश्मनों के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम ख्याल ख्वानी करोगे। हाय, तुम्हारे पास कितना ज़बरदस्त इल्म है। बैठे बैठे दोस्तों और दुश्मनों के पास पहुँच जाते हो। मैंने माइटी पाशा को मुखातिब किया। उसने कहा, किंग ऑफ क्राइम्स ने आपके लिए बड़े सख्त इंतजाम किए हैं। मैं भी इससे कम नहीं हूँ। अगले चौराहे पर धुएं के गोले फटेंगे, फिर इतना धुआं फैलेगा कि एक दूसरे को देखना मुहाल हो जाएगा। मेरा कोई आदमी आपको गन पॉइंट पर जूली की गाड़ी से ले जाएगा। वो जहाँ कहे आप उसके साथ बेधड़क चले जाएं। मैं आपके आसपास ही रहूँगा। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जूली से कहा, बड़ी मुश्किल है। बाज़-औक़ात ख्याल ख्वानी भी काम नहीं आती। मैं जिन दुश्मनों को जानता हूँ उनके दिमागों में पहुँच कर देख चुका हूँ। वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं। फिर परेशानी क्या है? यही कि दुश्मन नादान नहीं है। वैसे आला कार इस्तेमाल करेंगे जो मेरे लिए अजनबी होंगे। तुम्हें शायद नहीं मालूम, मैं किसी भी अजनबी की आवाज़ सुने बगैर उसके दिमाग में नहीं पहुँच सकता। तुम नाहक परेशान हो रहे हो। तुमने घाट घाट का पानी पिया है। क्या इतना नहीं जानते, जो औरत अपना दिल देती है वो जान देकर भी दिल वाले की हिफाजत करती है। उसकी बात खत्म होते ही एक धमाका हुआ। फिर एक के बाद दीगरे मुसलसल धमाकों से हलचल सी मच गई। धुआं तेजी से फैल रहा था। मर्दों और औरतों की चीखें सुनाई दे रही थी। चूंकि सामने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जूली कार रोककर डैशबोर्ड से रिवॉल्वर निकाल रही थी। उस वक्त किसी ने खिड़की में हाथ डालकर उसकी गर्दन दबोच ली। मेरी तरफ का दरवाज़ा खुला। एक शख्स ने मुझे गन पॉइंट पर रखकर कहा, मेरे दिमाग पर तुम्हारी ख्याल ख्वानी का असर नहीं होगा, फौरन बाहर आओ वरना गोली मार दूंगा। मैं बाहर आ गया। वो सरगोशी में बोला, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, यहाँ से सिर्फ चंद कदम चलें और ये मास्क पहन लें। मैंने उसके साथ चलते हुए मास्क पहना। मेरी पुश्त पर एक सिलेंडर बांध दिया गया। एक जगह रुककर एक शख्स ने ज़मीन पर झुककर गटर का ढक्कन हटाया। मुझसे कहा, इसके अंदर चले जाएं। मैं मेन हॉल के अंदर आ गया। नीचे गहराई में जाने के लिए आहनी सीढ़ियाँ लगी हुई थीं। जब मैं अंदर आया तो ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया। नीचे टॉर्च रोशन हो गई। इस गटर में मेरी रहनुमाई करने वाले मौजूद थे। मैं सीढ़ी से उतरकर गंदे पानी में आ गया। अगर नाक और मुंह पर मास्क ना होता तो वहाँ की बदबू से दिमाग फट जाता। गंदा पानी कहीं टखनों तक और कहीं पिंडलियों तक था। दीवारों के किनारे गलाजत से आलूदा थे। चूहे इधर से उधर दौड़ रहे थे। मैं रहनुमाई करने वालों के साथ आधे घंटे तक इस गलाजत में चलता रहा। फिर वो एक आहनी सीढ़ी के पास रुक गई। एक शख्स उस पर चढ़ता हुआ ऊपर गया। फिर अपनी टॉर्च के जरिए गटर के ढक्कन को नीचे से बचाया। ऊपर खुली फिजा में हमारा इंतजार किया जा रहा था। किसी ने ऊपर से ढक्कन को हटा दिया। मैं भी सीढ़ी पर चढ़ता हुआ रोशन और खुली फिजा में आ गया। एक शख्स ने मेरे गलाजत से आलूदा जूते, जुराबें और पतलून उतारी। मैंने गैस मास्क उतार दिया। सिर्फ निक्कर पहनकर एक कार में बैठ गया। फिर वो कार वहाँ से चल दी। वो कार माइटी पाशा ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, मैं अपने एक खुफिया अड्डे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ मैं तनहा रहता हूँ। मेरे किसी खास मातियत को भी उस जगह का इल्म नहीं। मैंने सोचा कभी बुरा वक्त आएगा और अपने भी दगा करेंगे तो मैं वहाँ रुपोश रहकर दगा करने वालों से निमट लूँगा। आज वो जगह आपके काम आएगी। हम शहर के एक महंगे इलाके में पहुँचे। वहाँ एक से एक शानदार कोठी नजर आ रही थी। बादशाह ने बताया, इस इलाके में सिर्फ करोड़पति और अरबपति सरमायादार रहते हैं। गुंडे बदमाश तो दूर के लोग हैं। पुलिस वाले भी यहाँ किसी कोठी में कदम रखने की जुर्रत नहीं करते। उसने एक बहुत ही खूबसूरत कोठी के सामने गाड़ी रोकी। उतरकर बड़े से गेट को खोला। फिर दोबारा आकर स्टीयरिंग सीट संभाली। कार ड्राइव करते हुए एक सायादार पोर्च में आया। फिर कार का इंजन बंद करते हुए कहा, मैंने खास तौर पर यह जगह गाड़ी रोकने के लिए बनाई है ताकि बाहर वाले ना देख सके कि गाड़ी से कौन उतरकर कोठी के अंदर जा रहा है। हम कोठी के अंदर आए। यूं लगता था जैसे वह जदीद तर्ज का शाही महल हो। उसने कहा, आपने जो रकम और हीरे जवाहरात दिए थे उसमें से एक हीरे को फरोख्त करके मैंने ये कोठी खरीदी है। आपकी मेहरबानी से इस महंगे इलाके में कोई मेरे मुकाबले का दौलतमंद नहीं। पाशा, तुमने बेइंतहा दौलतमंद बनने का ख्वाब पूरा कर ही लिया है, तो अब ये बदमाशियां छोड़ दो और शरीफों की तरह जिंदगी गुजारो। मैं यहाँ शरीफ आदमी कहलाता हूँ। थाने में और इंटेलिजेंस वालों के पास मेरी गुंडागर्दी के जितने दस्तावेजी सबूत थे उन्हें मैंने रिश्वत देकर हासिल किया। फिर वह तमाम सबूत नजर आतिश कर दिए। आज बहुत अरसे बाद मैंने आपके लिए गुंडों को किराए पर हासिल किया। काम निकल जाने के बाद इन्हें बहुत दूर छोड़ाया हूँ। मैं यहाँ छुप कर नहीं रह सकूँगा। मेरे दुश्मन तुम्हारे जरिए पहुँच जाएंगे। प्लीज़ आप ना जाएं। ये कोठी और यहाँ का ऐशो आराम सब आपके लिए है। आपको मुझ पर एतराज़ है तो मेकअप के जरिए मेरी सूरत बदल दें। फिल वक्त दो ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन हैं। वो किसी दिन तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर असलियत मालूम कर लेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि तुम माइटी पाशा हो और फरहाद अली तैमूर के साथ इस कोठी में रहते हो। फिर भी आप ना जाएं। मैं चला जाऊंगा। आपसे दूर रहकर खिदमत करूंगा। तुम दूर रहोगे तब भी तुम्हारे दिमाग से दुश्मनों के इस कोठी का पता मालूम हो जाएगा। आह, काश मैं सांस रोक सकता या मेरा दिमाग हसास होता। क्या मैं शराब पीना छोड़ दूं तो मेरा दिमाग हसास हो सकता है? बुरी आदत छोड़ने की ये मखसूस शर्त नहीं होनी चाहिए कि इससे फला फ़ायदा पहुंचेगा, जबकि बुरी आदतें छोड़ने से किसी शर्त के बगैर ही बेशुमार फ़ायदे पहुंचते हैं। मेरा ख्याल है मैं बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकूं। ये ठीक है। बुराई कौन सी है, उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए।
मुझे रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा कर दो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम सर से पांव तक बुरी आदतों के हामिल हो, ना तुम रहोगे ना बुराइयां रहेंगी। वह घबराकर जबरन मुस्कुराते हुए बोला, आप मजाक करें भाई, तुम मुसीबत की जड़ हो, जिंदा रहोगे तो ख्याल ख्वानी करने वाले मुझ तक पहुंचेंगे। जी हाँ, ये तो दुरुस्त है कि मैं आपके लिए मुसीबत बन गया हूँ। तुम दावे करते आए हो कि मेरी खातिर जान भी दे सकते हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक अलमारी के पास गया, उसे खोलकर एक रिवॉल्वर निकाला, उसके चैम्बर में गोलियां भरी, उसमें साइलेंसर लगाया। फिर मेरे पास आकर दोनों हथेलियों की तश्तरी पर रिवॉल्वर रखकर मुझे पेश किया। मैंने रिवॉल्वर लेकर कहा, अपनी ख्वाबगाह में चलो। वो एक शिकार की तरह आगे आगे चलता हुआ अपनी ख्वाबगाह में आया, फिर बोला, मुझे यकीन है मेरी मौत के बाद मेरी दौलत और जायदाद आप मेरे बीवी बच्चों को दे देंगे। पातशाह, हमारी मौत के बाद बीवी बच्चों और मोहब्बत के दूसरे रिश्तों के साथ वो भलाई नहीं होती जो हम जिंदगी में सोचते हैं। उस एतमाद को ठेस पहुंचती है जो हम दोस्तों पर करते हैं। लिहाजा सिर्फ खुदा पर भरोसा करके दुनिया से जाओ, वक्त ज़ाया ना करो, बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। उसने हुक्म की तामील की। बिस्तर पर चारों शाने चित लेट गया। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर रिवॉल्वर को देख रहा था। मौत को आने में चाहे जितनी देर लगती हो, जब वो आती है तो लगता है जल्दी आ गई है। मेरी उंगली ने ट्राइगर को दबाया। एक गोली सनसनाती हुई निकली और माइटी पाशा के सीने में ठीक दिल की जगह पे अवस्थ हो गई। ये सब ख्याल ख्वानी का कमाल था। उसे वही महसूस हो रहा था जो मैं महसूस करा रहा था। उसे अपने सीने में ज़बरदस्त तकलीफ का एहसास हुआ, जैसे गोली वहां पे अवस्थ हो गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में रहकर तस्लीम कर रहा था कि मौत की तारीकी छा गई है। आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं और उसके कान दुनिया की तमाम आवाज़ों से महरूम हो गए हैं। ये तनवीमी अमल करने का नया तजुर्बा था। वह जल्द ही गहरी नींद में डूब गया। मैंने रसबंदी को बुलाकर कहा, कागज़ कलम लेकर बैठो। मैं माइटी पाशा की ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक जो मालूमात हासिल कर रहा हूँ तुम उन्हें नोट करो। वो नोट करने के लिए कागज़ कलम लेकर बैठ गई। मैं एक आमिल की हैसियत से ज़रूरी सवालात करता रहा। पाशा जवाब देता रहा। मैंने आखिर में कहा, तुम माइटी पाशा नहीं हो। तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद तुम अपनी ज़ात को और माजी को भूल जाओगे। तुम्हारा नाम माइकल गार्डन है। तुम पेरिस से यहाँ आए थे और आज ही पेरिस चले जाओगे। मैंने ज़रूरी हदायत देने के बाद उसे तनवीमी नींद सुला दिया और रसवंती से कहा, फ्रांस के आला अफसरान से रब्ता कायम करो, वो माइटी पाशा को यहाँ से पेरिस पहुँचाएंगे। तुम ये इंतजामात कराने के बाद मेरे पास आओ। वो चली गई। मैंने पाशा के दिमाग से मालूम किया था कि ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मैंने रिवॉल्वर को वापस अलमारी में रखा। कोठी के बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद किया। एक कमरे में जाकर मेकअप का सामान निकाला। फिर एक बड़े आईने के सामने तमाम सामान लेकर माइटी पाशा की ख्वाबगाह में आ गया। वो गहरी नींद में था। मैं उसे देखकर अपने चेहरे पर तब्दीलियां लाने लगा। 15 मिनट के बाद रसबंदी ने आकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? पहले अपने काम की रिपोर्ट दो। वह तनवीमी नींद से बेदार होगा तो 4 आदमी एक वैगन में आएंगे, फिर इसे फ्लाइंग क्लब में ले जाएंगे। वहां से उसे पेरिस पहुंचा दिया जाएगा। पेरिस में इसकी रिहाइश का भी इंतजाम कर दिया गया है। क्या तुम ख्याल ख्वानी के जरिए उन 4 आदमियों को चेक करोगी जो पाशा को ले जाने आएंगे? हाँ, मैं उन्हें चेक करूंगी। अब बताओ, क्या तुम यहाँ पाशा की मेकअप में रहोगे? हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका मर्द उसके इशारों पर चले और अपने मियाँ की दिन रात की मसरूफियत के इल्मों से होता रहे। अगर तुम्हें भी ये सहूलतें हासिल हो जाएं तो क्या तुम अपनी लगाम मेरे हाथों में दे रहे हो? हाँ, मैं ये गलती करना चाहता हूँ। जी नहीं, ये गलती नहीं, दानिशमंदी है। बीवी को इख्तियारात हासिल हों तो वह शौहर को सीधे रास्ते पर चलाती है। चलो एक तजुर्बा करके देख लेता हूँ। तुम 1 हफ्ते के लिए मुझ पर तनवीमी अमल करोगी। मेरे दिमाग से आर्जी तौर पर मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों को भुला दोगी और मेरे जहन में यह नक्श कर दोगी कि मैं फरहाद नहीं माइटी पाशा हूँ। मैं समझ गई। तुम चाहते हो वो ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन कभी इत्तफाक से तुम्हारे दिमाग में आना चाहें तो उन्हें आसानी से जगह मिल जाए और वह तुम्हें माइटी पाशा समझकर पीछा छोड़ दें। वह बिल्कुल ही पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो जानते होंगे कि मैंने कभी पाशा को अपना आलाकार बनाया था। हो सकता है उसे आइंदा भी आलाकार बनाऊं। इस ख्याल से वो पाशा समझकर मेरी निगरानी करेंगे। अगर ऐसा वक्त आए तो तुम डैनी दानियाल के साथ उन निगरानी करने वालों के असल नाम और पते मालूम करोगी और अगर 2 ख्याल ख्वानी करने वालों तक पहुंचने का यकीन हो जाए तो मुझे फ़ौरन तनवीमी अमल के असर से निकाल लेना। मैं उनसे खुद निमटना चाहूँगा। क्या मैं तुम्हारे दिमाग में आकर गुफ्तगू किया करूँगी? हरगिज़ नहीं। अगर दुश्मन मेरे दिमाग में आएंगे तो तुम्हारी बातें सुनकर मेरी असलियत मालूम कर लेंगे। तुम पाशा की सोच और लबो लहजे में मुझे गाइड करोगी। अब तुम जाओ, 1 घंटे बाद आकर तनवीमी अमल करना। क्यों भगा रहे हो? तनवीमी अमल के बाद यह दिमाग हसास नहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारी हुक्मरानी होगी, फिर शिकायत कैसी? थोड़ी देर और इस मर्द आज़ाद को आज़ाद रहने दो। वह चली गई। मैंने बारी बारी पारस और अली तैमूर को मुखातिब किया और जो कुछ मैं करने जा रहा था इसके मुतल्लिक उन्हें बताया। दोनों बेटों ने कहा, वो हमारी मामा हैं, हम उनका बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन आप उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपें। उनकी एक ज़रा सी गलती से आप पर मुसीबत नाजिल हो सकती है। मैंने कहा, यह जिम्मेदारी किसी को तो देनी होगी। आर्मर सीधा सादा बंदा है,
तुम्हारी मामा किसी मौका पर दुश्मनों के लिए जालिम बन सकती है मगर आर्मर नहीं बनेगा। डैनी दानियल ने अगरचे बड़े सख्त आजमाइशी मरहलों में दोस्ती और वफादारी का सबूत दिया है, फिर भी आर्जी तौर पर, दिमागी तौर पर खुद को उसको रहमो करम पर छोड़ना दानिशमंदी ना होगी। पारस ने कहा, मैं समझता हूँ आप दो ख्याल ख्वानी करने वालों तक पहुंचने के लिए ये चाल चल रहे हैं। पापा, आप बेशुमार खतरात से खेलते आ रही हैं, अब बस करें। हम जवान हो चुके हैं। हमने आपसे और सोनिया मम्मा से दुश्मनों पर गालिब आना सीखा है। आप आराम करें। मैं उन आखिरी ख्याल ख्वानी करने वाले शैतानों को ट्रैप करूंगा। नहीं बेटे, आराम करने से बुढ़ापा तारी हो जाता है और बुढ़ापा मौत की स्लो मोशन रिहर्सल है। मैं अभी ये रिहर्सल करना नहीं चाहता, इंतज़ार करो। जब थक कर गिर जाऊं और हाँफने लगूं तो जवान बाजुओं से सहारा देना। आप दो धारी तलवार की तरह चलते भी हैं और बोलते भी हैं। बहरहाल आपने कोई एहतियाती तदबीर तो की होगी। हाँ, मैं एक हफ्ते के लिए खुद को तुम्हारी मामा के हवाले कर रहा हूँ। अली तैमूर रोज़ अपनी मामा से मालूम करेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और किन हालात से गुजर रहा हूँ। अगर 8वें दिन मैं ख्याल ख्वानी के जरिए तुम दोनों से राब्ता कायम ना करूँ तो समझ लेना तुम्हारी मामा किसी चक्कर में पड़ गई हैं और मैं किसी मुसीबत में मुब्तला हो चुका हूँ। पारस ने कहा, आप जानते हैं मुझे मामा से फौरी मालूमात हासिल नहीं हो सकेंगी। आप मौजूदा मामले में अंकल आर्मर को भी राजदार बना लें। वह चुपचाप आपके दिमाग में आया करेंगे और अपनी सोच की लहरों को जाहिर किए बगैर वापस आ जाया करेंगे। मुझे उनके जरिए सुबह शाम आपकी खबर मिलती रहेगी। मैंने पारस की बात मान ली। जब रस्मती तनवीर में अमल करने आई तो मैंने आर्मर को भी अपने दिमाग में बुला लिया और उसे समझा दिया कि पारस को मेरे दिन रात की मसरूफियात की इतला दी जाए। ये वो वक्त था जब दोनों बेटे जजीरे से निकलकर पेरिस पहुंच गए थे। अली तैमूर अपनी मामा के पास बाबा साहब के दायरे में चला गया था और पारस एक सरकारी रिहाइशगाह में नैन्सी का इंतजार कर रहा था। वो रात के 11 बजे पेरिस पहुंच गई। उसे यकीन था पारस बड़ी बेताबी से एयरपोर्ट पर उसे लेने आएगा, लेकिन वो लगेज हॉल से निकलकर दूर दूर तक नजरें दौड़ाकर मायूस हो गई। इमिग्रेशन काउंटर पर एक अफसर ने उसे बताया था कि बाहर एक पुलिस अफसर उसका मुंतजिर है। उस पुलिस अफसर ने कहा, आप समझ सकती हैं मिस्टर पारस दुश्मनों में घिरे रहते हैं। अगर वो यहाँ आते तो आप भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती। आइए मैं उनके पास आपको बखैरियत पहुँचा दूँ। वो अफसर के साथ ही कार में बैठकर वहाँ से रवाना हुई। अफसर को कॉर्डलेस रिसीवर के जरिए इतला मिल रही थी कि रास्ता साफ है, नैन्सी को सीधा पारस के पास पहुँचाया जा सकता है। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। 20 मिनट के बाद इतला मिली उनका ताक़ुब किया जा रहा है, लिहाजा वो पुलिस हेडक्वार्टर चले आई। वो समझ रही थी कि उसकी हिफाजत के लिए रास्ता बदल दिया गया है, लेकिन दिल डूब रहा था। इतने दिनों से पारस के लिए तड़प रही थी। तेलाबैब में जिस रात उससे मुलाकात होने वाली थी उसी दिन दुश्मनों ने उसके महबूब को अगवा कर लिया था। आज वो मैके से हज़ारों मील का सफ़र करके आई थी और दुश्मन फिर रास्ते की दीवार बन रहे थे। वो सोच रही थी कैसे महबूब से दिल लगाया है। उसे मिलने के लिए हमेशा किसी मैदान जंग में जाना पड़ता है। पारस ने पुलिस हेडक्वार्टर में टेलीफोन के जरिए उसे मुखातिब किया। वो तेजी से धड़कते हुए दिल पर काबू पाते हुए बोली, ओह पारस, ये क्या हो रहा है? क्या मैं सिर्फ तसव्वुर की आंख से तुम्हें देखती रहूंगी और दूर से तुम्हारी आवाज़ सुनती रहूंगी? मेरी जान ज़रा तहम्मुल से काम लो, अभी हम मिलने वाले हैं। पुलिस के जासूस अब ताक़ुब करने वालों का ताक़ुब कर रहे हैं और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जहन्नुम में जाएं गिरफ्तार करने वाले, मुझे उनकी गिरफ्तारी से क्या लेना? मैं अभी तुम्हारे पास आऊँगी, यानी अपने दुश्मनों को भी लाओगी। क्या हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ दुश्मन ना हो? हमारे लिए दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं। पुलिस अफसर ने आकर कहा, मिसेस पारस आइए, रास्ता साफ हो गया है। वो खुशी से चीख कर बोली, पारस मैं आ रही हूँ, रास्ता साफ हो गया है। वह रिसीवर रखकर अफसर के साथ तेजी से चलती हुई इमारत से बाहर आई। उससे बोली, ऑफिसर क्या तुम मेरी तरह तेज नहीं चल सकते? वो मुस्कुराते हुए तेजी से चलने लगा। ये उसके कदम से कदम मिलाने के लिए दौड़ने लगी। वो एक गाड़ी में आकर बैठ गई। अफसर ने गाड़ी स्टार्ट की। नैन्सी घड़ी देखने लगी। ठीक 15 मिनट में वो एक सरकारी बंगले के सामने पहुंच गई। गाड़ी से उतरकर दौड़ती हुई बंगले के बरामदे में आई। उसी वक्त एक फायर की आवाज़ के साथ उस गाड़ी का पहिया एक धमाके से बेकार हो गया जिसमें वो अभी आई थी। किसी की आवाज़ सुनाई दी, ऑफिसर दोनों हाथ उठा लो वरना पहिए की तरह तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे। नैन्सी ने घूमकर देखा। पुलिस अफसर के पीछे मास्क पहने 2 शख्स गन लिए खड़े थे। एक शख्स अफसर से रिवॉल्वर छीन रहा था। फिर नैन्सी की कनपटी से एक रिवॉल्वर की नाल आकर लगी। उसके करीब एक शख्स मास्क में चेहरा छुपाए कह रहा था, ये फरहाद का बेटा तो चूहा साबित हुआ, हमारे आते ही दुम दबाकर भाग गया, मगर कहाँ जाएगा? सुना है तुम पर जान देता है, तुम्हारी सलामती के लिए हमारे पीछे जरूर आएगा, चलो। उन्होंने पुलिस अफसर को एक कमरे में बंद कर दिया। नैन्सी को जबरदस्ती खींचते हुए एक कार के पास लाए, उसे धक्का देकर उसमें बिठाया। फिर वो कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। उसके पास बैठे हुए शख्स ने कहा, ए हसीना, अपनी जवानी पर तरस खा, पारस को छोड़ और हमारा साथ दे। अगर इसे गिरफ्तार कराने में हमसे ताउन करेगी तो तेरे खूबसूरत जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आएगी। वो गुस्से से बोली, तुम लोग कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? मुझे पारस के पास जाने दो, मुझसे सौदा करो, बताओ दुश्मनी खत्म करने के लिए कितनी रकम लोगे? तुम्हारा पति नाना की नवासी हो, हमें बहुत कुछ दे सकती हो, मगर हमें रकम नहीं, पारस चाहिए। तुम ऐसे नौजवान के लिए रकम देना चाहती हो जो तुम्हें छोड़कर भाग गया?
वो मैदान से भागना नहीं जानता, अभी मौत की तरह तुम लोगों का पीछा कर रहा होगा। वो सब हंसने लगे। एक ने कहा, एक गाड़ी बड़ी देर से हमारे पीछे आ रही है, हमारा ताक़ुब किया जा रहा है। नैन्सी खुशी से सर घुमाकर पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने लगी। ताक़ुब करने वाली 3 गाड़ियां थीं। तीनों में बैठे हुए दुश्मन एक दूसरे से बेखबर थे। एक में सुपर मास्टर के आलाकार बैठे हुए थे। एक शख्स ट्रांसमीटर के जरिए कह रहा था, जनाब वो लड़की को हाईवे की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ से पूछा गया, आखिर वो कौन लोग हैं? वो मास्क मैन के आदमी हो सकती हैं। दूसरी गाड़ी में ताक़ुब करने वाले इसराइली एजेंट थे। एक यहूदी कह रहा था, हम नैन्सी को तेल अबीब से यहाँ लाकर पारस को फांसना चाहते थे, मगर वो खुद अगवा की जा रही है। यकीनन अगवा करने वालों का मकसद भी यही है कि वो पारस को अपने पीछे लगाकर उसे अगवा करना चाहती हैं। आखिर नैन्सी को कौन अगवा कर रहे? सुपर मास्टर या मास्क मैन के आदमी हो सकती हैं। तीसरी गाड़ी में मास्क मैन के आलाकार बैठे हुए थे। उनमें से एक ने पूछा, ये नैन्सी को कौन अगवा कर रहे? दूसरे ने कहा, जब तक हम अगवा करने वालों को नहीं पकड़ेंगे हकीकत मालूम नहीं होगी। अफसोस तो यह है कि नैन्सी के अगवा होने से पारस हाथ से निकल गया। तुम अकल से पैदल हो, वह शमा का परवाना है, अभी उसके पीछे आ रहा होगा। और हम नैन्सी के पीछे नहीं, उसी आशिक के पीछे जा रहे हैं। देख लेना, जहां नैन्सी को अगवा करने वाले रुकेंगे वहां पारस से टकराव होगा। हम इस टकराव से फायदा उठाकर पारस को जख्मी करके ले उड़ेंगे। एक तरह की अंधी भागदौड़ लगी हुई थी। सबके सब नैन्सी का ताक़ुब कर रहे थे, लेकिन पारस को शिकार करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद सबने देखा नैन्सी को अगवा करने वाले एक फ्लाइंग क्लब के हाथ में दाखिल हो गई। इसका मतलब था वो नैन्सी को शहर से या मुल्क से बाहर ले जा रही हैं। किसी ने ऐसी सिचुएशन के मुतालिक सोचा भी नहीं था, और सोचते भी कैसे। नैन्सी का अगवा महज पारस को पकड़ने के लिए था, और पारस इसी शहर में था। फिर नैन्सी को शहर से बाहर ले जाने की तुक समझ में नहीं आ रही थी। सबने फ्लाइंग क्लब के इन्फॉर्मेशन काउंटर पर पूछा, अभी जो लोग एक लड़की को लेकर यहाँ आए हैं वो कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? काउंटर क्लर्क ने कहा, यहाँ 2 घंटे से कोई किसी लड़की के साथ फ्लाई करने नहीं आया। उसकी बात खत्म होती ही खतरे का अलार्म बजने लगा। स्पीकर के जरिए वहाँ के एक सिक्योरिटी अफसर से कहा जा रहा था, हरी अप प्लीज़, कुछ लोग हमारे इख्तियार अगवा करके ले जा रहे हैं, आगे रनवे पर रुकावट पैदा करो। कम ऑन, कम इन एक्शन, हरी अप। स्पीकर के जरिए चीख कर खबरदार किया जा रहा था। फ्लाइंग क्लब में हलचल सी मच गई थी। सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्लह अफराद गाड़ी में बैठकर रनवे की तरफ जा रहे थे। सुपर मास्टर, मास्क मैन और इसराइली एजेंट एक दूसरे के सामने जाहिर हो गए। वो भी रनवे की तरफ दौड़ लगा रहे थे, लेकिन वो तैयारा तेजी से दौड़ता हुआ रनवे से बुलंद हो गया था। सिक्योरिटी फोर्स को रुकावटें पैदा करने का मौका नहीं मिला। सबके सब सर उठाकर बेबसी से उस तैयारी को फिजा में बुलंद होते और दूर जाते देख रहे थे। सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्लह जवानों ने तीनों तंजीमों के आलाकारों को घेर लिया। फिर पूछा, तुम लोग कौन हो और इजाज़त के बगैर रनवे पर क्यों आए हो? उनमें से किसी ने जवाब दिया कि वो उधर से गुजर रहे थे, हंगामा देखकर चले आए। किसी ने कहा, वो एक तैयारा चार्टर्ड कराने आए थे। फिर उनमें से एक बोला, तुम हमारा मुहासबा करने में वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम्हें तैयारी अगवा करने और प्रवास के असूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। फ्लाइंग क्लब के एक अफसर ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? किसने हमारा तैयारी अगवा किया है? सुपर मास्टर के एक मातियत ने हैरानी से कहा, अभी कुछ लोग यहाँ से जबरन एक तैयारा ले गए हैं। ताजुब है, तुम अनजान क्यों बन रहे हो? मिस्टर, हमारे फ्लाइंग क्लब से तैयारा अगवा करना बच्चों का खेल नहीं है। तुम लोग मुख्तलिफ तंजीमों के एजेंट हो। हमारे मुल्क में आकर अमन पसंद शहरियों को परेशान करते हो। हम ये साबित नहीं कर सकेंगे कि तुम सब सुपर मास्टर और मास्क मैन के आलाकार हो। हमने तुम्हें चक्कर में डालने के लिए तैयारी के अगवा होने का शोर मचाया था। एक ने अफसर से कहा, तुम शायद अगवा करने वालों से मिले हुए हो। हमने अपनी आंखों से नैन्सी नामी हसीना को गुंडों के साथ यहाँ से आते देखा है। उस हसीना को अगवा किया गया है। मिस्टर, कोई अपनी बीवी को अगवा नहीं करता। पारस अपनी शरीके हयात के साथ हनीमून मनाने गया है। उन सबको जैसे बिजली का झटका लगाओ। वह चंद सातों तक सख्ते में रह गए। बेख्तियार सभी आसमान की तरफ देखने लगे। त्यारा उनकी नज़रों से ओझल होकर बुलंदी पर परवास कर रहा था। नैन्सी तन्हा थी, परेशान होकर कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी। वह एक छोटा सा त्यारा था जिसकी वो तन्हा मुसाफिर थी। कोई और नज़र नहीं आ रहा था। फिर जब स्टीवर्ड का दरवाज़ा खुला और वहाँ पारस नजर आया तो वह हैरत से उछल पड़ी। दौड़ती हुई आकर उससे लिपट गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसने हंसते हुए पूछा, क्यों रो रही हो? क्या मेरी मुलाकात से दुख पहुंच रहा है? वो उसे बड़ी मोहब्बत से मारते हुए बोली, तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया है। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अगवा करने वालों से कहूंगी कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाएं। मौत से कहूंगी तुम्हारे साथ मुझे भी दुनिया से उठा ले। वो रो रही थी और बोल रही थी, हाय मेरे महबूब, कोई शौकन तुम्हें मुझसे छीनना चाहती तो मैं उसके टुकड़े कर देती, मगर तुम्हारे दुश्मनों की कोई गिनती नहीं है। ये धड़का हमेशा रहेगा कि जाने कौन तुम्हें कब छीन कर अलग कर दे। मैं क्या करूं, किस तरह तुम्हें अपने अंदर छुपा कर रख लूं। वे एक दूसरे की सांसों में डूब रहे थे, उबर रहे थे, आवाज़ गुम हो गई, मगर जज्बे बोल रहे थे, मेरी जान यही जिंदगी है। कभी छीनना, कभी छिन जाना, कभी मिलना, कभी बिछड़ जाना और बिछड़ कर फिर मिल जाना। इस तरह मोहब्बत मजबूत और पायदार होती है। हमारी मोहब्बत रफ्ता रफ्ता पहाड़ जैसी अटल होगी और पहाड़ को किसी की दुश्मनी गिरा नहीं सकती। मगर यह सब कैसे हुआ? तुम मेरी हिफाजत करने वाले पुलिस अफसर को गन पॉइंट पर रखकर अपनी ही राजगाह से मुझे ले आए। आखिर ये सब क्या है?
ये एक ड्रामा था। दुश्मन तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें वहां से ले उड़ा। दुश्मन धोखा खा गए। सुपर मास्टर मास्कमैन और तुम्हारे मुल्क के यहूदी जासूस एक दूसरे के मुतल्लिक सोचते रहे कि उनमें से कोई तुम्हें ले जा रहा है। इस ड्रामे को प्ले करने में पेरिस के पुलिस अफसरान और फ्लाइंग क्लब के जिम्मेदार अफसरान ने मेरा साथ दिया है। ओ गॉड, तुम कितनी हेरा फेरी के बाद मुझे अपने करीब लाए हो। मगर अब हम कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल हम कुछ रोज़ इस्तांबुल में रहेंगे। ये पारस का सोचा समझा मंसूबा था। वो मेरे करीब रहना चाहता था। सीधी सी बात थी, उसे रसवंती पर भरोसा नहीं था। मैं एक हफ्ते तक उसके तनवीमी अमल के असर में रहने वाला था। बेटे ने सोचा दुश्मन नैन्सी के पीछे आएंगे। पेरिस में उन मियाँ बीवी को मोहब्बत और सुकून से रहने नहीं देंगे, लिहाजा इन्हें डॉज देकर मेरे करीब आ रहा था। उसने कहा हम अभी मेकअप के जरिए अपनी सूरत और शनाख्त बदलेंगे, इस तरह दुश्मन हमें पहचान नहीं सकेंगे। क्या मेरी सूरत बिल्कुल बदल जाएगी? मैं तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी तब्दीली करूंगा। हम जहाँ क्याम करेंगे उसकी चार दीवारी में यह तब्दीली ख़त्म कर दिया करूंगा। तुम असली रूप में सामने रहोगी। बाहर निकलने से पहले फिर हल्की सी तब्दीली लाजिम होगी। उसने चिकने और चमकते दमकते चेहरे को दोनों हाथों में लिया, फिर उस पर गूंगी शायरी फरमाने लगा। मैं अपनी हस्ती गुम कर चुका हूँ। फिलहाल सर से पांव तक और दिल से दिमाग तक माइटी पाशा हूँ।